डिस्क्लेमर। आप जो कहानी सुनने जा रहे हैं वह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई एक काल्पनिक रचना है। इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं, स्थान, संवाद और परिस्थितियां लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, समुदाय, स्थान अथवा वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी प्रकार की समानता दिखाई देती है तो उसे मात्र संयोग माना जाए। इस वीडियो में व्यक्त विचार, घटनाएं या परिस्थितियां किसी भी ब्रांड, उत्पाद, संगठन या सेवा का प्रचार, समर्थन नहीं करती हैं। किसी भी नाम, चिन्ह या संदर्भ का उपयोग केवल कहानी को प्रभावशाली बनाने के लिए किया गया है। अब तैयार हो जाए एक ऐसी कहानी के लिए जहां कल्पना और रहस्य की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। यदि आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें नई कहानियां, नए अध्याय और भी रोमांचक रहस्यों को आपके सामने लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। और कहानी का आनंद लीजिए। अध्याय: एक युद्ध की देवी और निकम्मा दामाद। स्टारफॉल युग का वर्ष 303, रोम सिटी बेस। सेंट्रल स्टेडियम के गुंबद के ऊपर मिल्की वे झिलमिला रही थी, तकनीक द्वारा निर्मित एक कृत्रिम आकाशगंगा जो अमानवीय चमक से चकाचौंध कर रही थी। गुंबद के नीचे हजारों दर्शकों की चीखें कियांतांग ज्वार की तरह उमड़ रही थीं। हर लहर पिछली लहर से ऊंची थी, जिससे इस इस्पात निर्मित विशालकाय संरचना के पलट जाने का खतरा मंडरा रहा था। दर्जनों होलोग्राफिक ब्रॉडकास्ट ड्रोन लोहे के पंखों वाली मक्खियों की तरह खून सूंघते हुए भिनभिनाते और चक्कर लगाते रहे और बिना किसी संकोच के अखाड़े के हर जोश और गौरव के हर इंच को शहर की असंख्य प्रकाश स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करते रहे। माहौल पहले से ही बेहद उग्र था। हालांकि जयकारे और गर्जना के इस शानदार दृश्य के बीच हमेशा एक या दो अलग थलग कोने भी होते थे। स्टैंड के सबसे ऊपरी, सबसे एकांत हिस्से में, जहां रोशनी सबसे कम थी, एक दुबला पतला युवक चुपचाप बैठा था, मानो किसी कोने में भूली हुई कोई पुरानी पत्थर की मूर्ति हो। उनका नाम जियांग लू था। प्रकाश उसके ठीक सामने 3 इंच तक आकर रुका और उससे आगे नहीं बढ़ सका, मानो एक अदृश्य अवरोध उसे इस शोरगुल भरी दुनिया से अलग कर रहा हो। उसके चारों ओर लोगों का उमड़ता हुआ सागर था, फिर भी वह एक एकांत द्वीप की तरह था। लहरों के तेज शोर के बावजूद वह शांत बना रहा। वह कभी इस शहर का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जिसे अनगिनत नशे में की गई बातचीत में वह युवक कहा जाता था। अब वह विकलांग जियांग था, जो शरीर को मजबूत बनाने के 9वें ग्रेड में फंसा हुआ था। एक ठंडा उल्कापिंड जिसकी रोशनी आकाश में लटके चमकदार तारों के सामने बहुत पहले ही बुझ चुकी थी। धत्तेरी की। उसके बगल में खड़ा फैटी वान गुस्से में आकर एक खाली पोषक तरल पदार्थ के डिब्बे को मसलकर धातु के गोले में बदल रहा था और धीमी आवाज में बड़बड़ा रहा था, ये अवसरवादी कमीने। 3 साल पहले जब तुमने हवा में मुक्का मारा था तो उन्होंने तुम्हें छोटा मुक्केबाज राजा कहा था और मानो तुम्हारी पूजा करते थे। अब जब तुम्हारी साधना रुक गई है तो ये तुम्हारे सामने लिन नाम के उस आदमी को रोम शहर का नंबर 1 कहने की हिम्मत करते हैं। धिक्कार है। ये चापलूसों का झुंड है जो गिरे हुए लोगों को और परेशान करते हैं। फैटी वांग आक्रोशित था। उसकी आवाज बेहद धीमी थी, लेकिन उसका भारी भरकम शरीर गुस्से से थोड़ा कांप रहा था। उसने मंच की ओर एक नज़र डाली, फिर थोड़ा और करीब आकर उसकी आवाज़ में निराशा और सहानुभूति दोनों झलक रही थी। लू, मैं जानता हूं कि तुम बहुत दुखी हो, पर यह दुनिया कितनी उलझी हुई है। जिसके पास सबसे ज्यादा दबदबा होता है उसकी बदबू भी अच्छी लगने लगती है। खासकर सुपरिवार। उस समय तो वे शादी का प्रस्ताव भेजने के लिए इतने बेताब थे, पर अब क्या? वे तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करते हैं? एक मंगेतर जिसे कभी भी छोड़ा जा सकता है। मैंने गली मोहल्ले के लोगों से सुना है कि सुपरिवार लंबे समय से उस नए उभरते लिन परिवार के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है। बस आज के इस मौके का इंतजार कर रहा था कि तुम्हें इस बोझ को पूरे शहर के सामने लात मारकर फेंक दें। जियांग लू कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप अपनी हथेलियों को देखता रहा। उन हाथों ने अपनी विशिष्ट उंगलियों के जोड़ों के साथ कभी इस शहर की ईर्ष्या और उम्मीदों को अपने ऊपर समेटे रखा था। अब केवल हथेली में नाखूनों के हल्के, नगण्य से चुभने का निशान ही बचा था। धमाका। एक जोरदार धमाके ने फैटी वान की बकबक को रोक दिया। मंच पर अचानक रोशनी फूट पड़ी। सभी की निगाहों के सामने 9 स्वर्गों से एक दिव्य कन्या की तरह एक मनमोहक आकृति अवतरित हुई। उसके सफ़ेद वस्त्र बर्फ के समान शुद्ध थे और उसकी मुद्रा असाधारण थी। उसने बस सहजता से अपनी हथेली आगे बढ़ाई और उसके चारों ओर घूम रही स्टार ओरिजिन ट्रूची एक चकाचौंध भरी प्रकाश धारा में बदल गई, मानो किसी चौंके हुए हंस की एक क्षणिक झलक हो। एक ही चाल, बर्फ को प्रतिबिंबित करता जुगनू। उसके प्रतिद्वंद्वी, जो एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट मास्टर थे, को प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला, इससे पहले कि उनकी सुरक्षात्मक ट्रूची सर्दियों में बची हुई बर्फ की तरह पिघल गई और वह पीछे की ओर उड़ते हुए मंच के नीचे बुरी तरह जा गिरे। एक चाल और जीत तय हो गई। चैंपियन। इस वर्ष के रोम सिटी युवा मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के चैंपियन हमारे सदी में एक बार आने वाले अद्वितीय प्रतिभावान खिलाड़ी सु न्यानवेई हैं। टिप्पणीकार की आवाज़ कर्कश और उत्तेजित थी, श्रद्धा और कट्टरता से भरी हुई। वह हमारे रोम शहर का गौरव है।
वह हमारी निर्विवाद युद्ध देवी है। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। सू न्यानवेई मंच के केंद्र में खड़ी थी। उसका चेहरा उदासीन था, मानो उसने अभी अभी जो धरती को हिला देने वाला प्रहार किया था वह उसकी आस्तीन से धूल का एक कण मात्र झाड़ने जैसा था। वह एक दोषरहित जैड की मूर्ति की तरह सुंदर थी, चमक बिखेरती हुई, फिर भी सांसारिक दुनिया से पूरी तरह अछूती थी। पुरस्कार समारोह का शुभारंभ हुआ। रोम सिटी मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने स्वयं उनके सिर पर लॉरेल की माला पहनाई और उन्हें सर्वोच्च सम्मान का प्रतीक ट्रॉफी प्रदान की। मेजबान एक खिलखिलाती मुस्कान के साथ मंच पर आया। उसकी सावधानीपूर्वक गढ़ी गई मुस्कान में उपहास और दुर्भावना का सूक्ष्म संकेत छिपा हुआ था। हमारी युद्ध देवी को हार्दिक बधाई। इतनी सुंदर और अद्वितीय, इतनी असाधारण प्रतिभा की धनी, मैं सचमुच सोचता हूं कि भविष्य में कौन सा उत्कृष्ट पुरुष हमारी देवी न्यानवेई के योग्य होगा। उन्होंने जानबूझकर अपनी आवाज को लंबा खींचा, फिर विषय बदलते हुए उनकी निगाहें दर्शकों के बैठने की जगह के एक अंधेरे कोने पर टिक गईं। अरे हाँ, इसी सिलसिले में मुझे एक खूबसूरत कहानी याद आ रही है। हमारी देवी न्यानवेई का एक और पूर्व प्रतिभाशाली व्यक्ति श्री जियांगलू के साथ लंबे समय से प्रेम संबंध था। दो प्रतिभाशाली व्यक्तियों का यह मिलन हमारे रोम शहर में एक किंवदंती थी। बूम! एक छोटे से पत्थर ने हजारों लहरें पैदा कर दीं। अखाड़े में मौजूद सभी निगाहें, साथ ही चक्कर लगा रहे सैकड़ों प्रसारण ड्रोन अपने कैमरों को घुमाकर अपनी प्रकाश की किरणों को लाल गरम इस्त्री की तरह केंद्रित करते हुए तुरंत उस एकांत कोने, उस अकेली आकृति पर टिक गईं। 1, 10, 100, 1000, 10,000। उन निगाहों में स्पष्ट उपहास, दया भरी सहानुभूति, दूसरों की पीड़ा देखकर प्रसन्नता और यहाँ तक कि एक अच्छे तमाशे की उत्सुक प्रत्याशा भी झलक रही थी। प्रकाश ने बेरहमी से उसे अंधेरे से बाहर खींच लिया और शहर के शर्म के स्तंभ पर कीलों से ठोक दिया ताकि सभी उसे देख सकें। जियांग लू ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और असंख्य निगाहों का सामना किया। उसका चेहरा भावहीन था। मंच पर सू न्यानवेई ने एकदम साफ ट्रॉफी उठाई और आखिरकार आगे बढ़ी। उसकी निगाह उमड़ती भीड़ पर, जोशीले प्रशंसकों पर से गुजरते हुए अंततः ठंडेपन और सटीकता से जियांग लू पर टिक गई। उसकी आंखों में अतीत के स्नेह का कोई निशान नहीं था, जवानी की कोमलता का कोई अंश नहीं था, केवल फूलों के खिलने के बाद गिरी भारी बर्फ की तरह ठंडी और दृढ़। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी बेहद परिचित अजनबी को देख रही हो। वह आगे बढ़ी और मेजबान से माइक्रोफोन ले लिया। पल भर में पूरा स्टेडियम इतना शांत हो गया कि पिंग गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। चांदनी की तरह साफ और ठंडी एक आवाज साउंड सिस्टम के माध्यम से प्रवर्धित होकर आयोजन स्थल के हर कोने में और पूरे रोम शहर में फैल गई। आप सभी को धन्यवाद। आज इस अवसर का लाभ उठाते हुए मेरे और श्री जियांगलू से संबंधित एक निजी मामला है जिसकी घोषणा मैं पूरे शहर को करना चाहता हूं। अध्याय 2, तलाक का पत्र। पूरे शहर में अपमान। पूरा परिसर सन्नाटे में डूब गया। अरबों प्रकाश किरणें एक बिंदु पर आकर एकत्रित हुईं, जिससे मंच पर विराजमान सुंदर आकृति एक देवता की तरह प्रकाशित हो उठी। सू न्यानवेई की तेज आवाज स्पष्ट रूप से सबके कानों तक पहुंच गई। आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उसमें एक अचूक शीतलता थी। जियांग लियू। उसने उसका नाम इस तरह लिया मानो वह कोई वस्तुनिष्ठ तथ्य बता रही हो जिसका अब उससे कोई संबंध नहीं था। तुम्हारे और मेरे बीच का विवाह अनुबंध हमारे पूर्वजों द्वारा एक गलत युग में की गई एक और भी बड़ी गलती थी। वह कुछ देर रुकी, रोम शहर में सभी को स्थिति को समझने का समय दिया और जियांगलू को असहनीय पीड़ा का एक क्षण दिया। मार्शल आर्ट्स में आपका सफर पिछले 3 साल से बॉडी टेम्परिंग के 9वें ग्रेड में ही अटका हुआ है। मार्शल आर्ट्स में मेरा सफर अभी शुरू ही हुआ है। उसकी आवाज में जरा भी कंपन नहीं था, मानो वह किसी अकाट्य सत्य को व्यक्त कर रही हो। प्रतिभाशाली व्यक्ति को साधारण लोगों के साथ संगति नहीं करनी चाहिए। किसी तारे को उल्कापिंड द्वारा नीचे नहीं खींचा जाना चाहिए। यह विवाह अनुबंध आपके लिए एक सहारा है, लेकिन मेरे लिए यह मेरे मार्शल आर्ट के भविष्य पर एक धब्बा है, एक बेड़ी है। मैं सू न्यानवेई मार्शल आर्ट के शिखर तक पहुंचना चाहता हूं, रोम शहर से परे विशाल दुनिया को देखना चाहता हूं। इसलिए मेरी प्रगति में बाधा डालने वाली हर बेड़ी को मुझे स्वयं तोड़ना होगा। ये शब्द स्वतः स्पष्ट और अत्यंत निर्मम थे। ऐसा लग रहा था मानो उसने जिस चीज को तोड़ा वह कभी पूरे शहर द्वारा ईर्ष्या किया जाने वाला विवाह अनुबंध नहीं था, बल्कि एक बोनसाई से छांटी गई एक बेकार सूखी शाखा थी। बोलने के बाद वह चली गई। दर्जनों होलोग्राफिक ड्रोनों के बेहद स्पष्ट क्लोजअप के तहत सू न्यानवेई ने अपना कोमल हाथ पलटा और उसकी हथेली में एक प्राचीन पीला पड़ा हुआ स्क्रॉल प्रकट हुआ। विवाह प्रमाण पत्र। उस पर दोनों परिवारों के पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई पारिवारिक छापें, जिनमें सच्ची ऊर्जा समाहित थी, अभी भी मौजूद थीं, जो इस विवाह अनुबंध का एकमात्र प्रमाण और उनके पुराने स्नेह का अंतिम, सबसे नाजुक प्रतीक थीं। इस क्षण पूरे स्टेडियम का माहौल चरम सीमा तक तनावपूर्ण हो गया। हर कोई सांस रोककर उस ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रहा था। पास ही खड़ा फैटी वान गुस्से से कांप रहा था, उसके दांत किटकिटा रहे थे, फिर भी वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। निरंकुश सत्ता और जनमत के सामने कोई भी बचाव कमजोर और शक्तिहीन था।
जियांग लू अभी भी बर्फीले तूफान में सीधे खड़े भाले की तरह भयावह रूप से चुपचाप खड़ा था। सू 99 ने जियांग लू पर एक और नज़र नहीं डाली। उसने अपने शरीर के भीतर स्टार ओरिजिन ट्रूची को सक्रिय किया। उसकी उंगलियों से झिलमिलाती सफ़ेद रोशनी की किरणें बह निकलीं और प्राचीन विवाह प्रमाण पत्र के चारों ओर जीवित चीज़ों की तरह लिपट गईं। फुफकार, एक बहुत धीमी सी आवाज़, फिर भी यह सबके दिल में बिजली की कड़क की तरह गूंज उठी। दो परिवारों के बीच सदियों पुराने समझौते को दर्शाने वाला वह विवाह प्रमाण पत्र हजारों लोगों की निगाहों के सामने शुद्ध तारा उत्पत्ति की सच्ची ऊर्जा द्वारा सीधे ही विघटित हो गया, बिना एक चिंगारी भी उत्पन्न हुए, और राख से भरे आकाश में बदल गया। तेज रोशनी में धूल के छोटे छोटे कण ऐसे नाच रहे थे मानो कोई भव्य और क्रूर अंतिम संस्कार हो रहा हो। इस प्रकार पुराना स्नेह हवा में गायब हो गया। कुछ देर की खामोशी के बाद जोरदार जयकारे गूंज उठे। अच्छा, सबसे पहले किसी ने चिल्लाया, हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि किसने चिल्लाया। इसके तुरंत बाद तालियों और समर्थन की एक जोरदार गड़गड़ाहट ने पूरे परिसर को तुरंत अपनी चपेट में ले लिया। युद्ध की देवी सही कह रही हैं। कचरे को उसकी जगह पता होनी चाहिए। शरीर को मजबूत बनाने की 9वीं कक्षा का एक बेकार सा छात्र, क्या वह हमारे रोंग शहर के गौरव के लायक है? वह तो बस एक मेढक है जो हंस का मांस खाने की कोशिश कर रहा है। अपनी बेड़ियों को तोड़ो और विशाल आकाश में उड़ान भरो, देवी 99। जनमत का रुख पूरी तरह से विजेता के पक्ष में मुड़ गया। हर जयकार जहर से भरे चाकू की तरह थी जो उस अकेले व्यक्ति को बेरहमी से भेद रही थी। उन्होंने बलवानों की निर्णायक शक्ति की प्रशंसा की। जिस बात का उन्होंने तिरस्कार किया वह कमजोरों का मूल पाप था। वीआईपी सेक्शन में रोंग शहर के सर्वमान्य नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति लिन परिवार के युवा मुखिया लिन आउटियन ने अपने सामने रखे लाल शराब के गिलास को धीरे से उठाया और उसे हल्के से घुमाया। उसने मंच पर दमकती हुई सू 99 को देखा। उसकी आंखों में स्पष्ट प्रशंसा और अधिकार की भावना भरी हुई थी। फिर उसकी नज़र भीड़ पर घूमी और उस कोने पर आकर टिक गई जहां हजारों लोग एक आदमी को गालियां दे रहे थे। उसकी निगाहें किसी दिव्य अजगर की तरह थीं जो जमीन पर पड़ी चींटियों को देख रहा हो, उदासीनता और तिरस्कार से भरी हुई। उसने आगे देखने की जहमत भी नहीं उठाई और अपनी निगाहें हटा लीं। उसके होठों पर संतुष्टि की एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ये नाटक शानदार था और वही सबसे बड़ा विजेता था। कोने में जियांग लू ने एक शब्द भी नहीं बोला। उसने न तो अपना बचाव किया, न ही गुस्से में दहाड़ा, और न ही उसके चेहरे के भावों में जरा सा भी बदलाव आया। वह बस चुपचाप वहीं खड़ा रहा, मानो बाहरी शोर और अपमान उससे अलग होकर किसी दूसरी दुनिया में हो। केवल वही जानता था। उसकी मुट्ठी इतनी कसकर बंद थी कि उसके नाखूनों से उसकी हथेलियों की त्वचा काफी समय पहले ही छिल गई थी। एक बूंद, 2 बूंदें, गर्म खून उसकी उंगलियों के बीच से रिसकर ठंडी जमीन पर टपक रहा था और खून के एक छोटे से धब्बे के रूप में फैल रहा था। दर्द, तीव्र पीड़ा, यह उसके हाथों से नहीं निकला बल्कि उस दिल से निकला जो कभी उम्मीदों से भरा था लेकिन अब बेरहमी से चकनाचूर हो चुका है। लेकिन धीरे धीरे वह तीव्र दर्द घटते ज्वार की तरह धीरे धीरे कम हो गया। जियांग लू के दिल में बर्फ की तरह सफ़ेद उस आकृति के बारे में बची हुई आखिरी भ्रांति भी उड़ती हुई राख के साथ पूरी तरह चकनाचूर हो गई। उसने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी खोली। उसकी हथेली पर लगा घाव खून से लथपथ था। फिर भी ऐसा प्रतीत होता था कि उसे कोई दर्द नहीं हो रहा था। इसके बजाय उनके भीतर एक शीतलता और शांति थी जो उनकी आत्मा की गहराई से उत्पन्न हुई थी। वे आंखें जिनमें कभी तारों का प्रतिबिंब दिखता था अब एक अथाह प्राचीन कुएं की तरह गहरी थीं जिनमें एक भी लहर नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो अंतहीन अंधेरे में छिपा हुआ एक अकेला भेड़िया इस क्षण धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा हो। अपमान अभी खत्म नहीं हुआ था। मंच पर आलीशान पोशाक पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति आया। वह सू चांगशिन थे जो सू परिवार के वर्तमान मुखिया थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ माइक संभाला, मानो इस भव्य विवाह विच्छेद समारोह को शानदार ढंग से समाप्त करने के लिए तैयार हों। ये भी इसी क्षण हुआ था। वीआईपी सेक्शन के दूसरी तरफ रोंग शहर के 4 महान परिवारों में से एक सिटू परिवार के मुखिया सिटू होंग ने अपने सामने घट रहे तमाशे को देखते हुए सूक्ष्मता से अपनी भौहें सिकोड़ीं। अध्याय 3 चांदनी रात की परी, प्रेम और घृणा के बीच की रेखा। सू चांगक्सिन अखाड़े के केंद्र में खड़ी थी और सबकी निगाहों का आनंद ले रही थीं। उसके चेहरे पर दुख और पछतावे का भाव था, ठीक वैसे ही जैसे किसी बड़े का दिल उसके किसी छोटे के भटक जाने से टूट गया हो। जियांग लू, मेरे गुणी भतीजे, उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ एम्प्लीफिकेशन सिस्टम से होकर गुजरी जो एक पूर्णतया संयमित गंभीरता और पाखंड से भरी हुई थी। हमारे दोनों परिवारों के पूर्वज कभी सगे भाई थे, इसीलिए यह वैवाहिक संबंध तय हुआ। मेरे सू परिवार ने इस मित्रता को कभी नहीं बुलाया है। उन्होंने पूरे परिसर का जायजा लिया और वे धर्मपरायण और सम्माननीय प्रतीत हुए। हालांकि मार्शल आर्ट का मार्ग धारा के विपरीत नौकायन करने जैसा है, या तो आगे बढ़ते हैं या पीछे हटते हैं। 99, वह मेरे सू परिवार की आशाओं और रोंग शहर के भविष्य का भार वहन करती है। वह अपनी प्रगति को रोक नहीं सकती।
हम आपकी स्थिति समझते हैं और आपके लिए खेद व्यक्त करते हैं। आज जो कुछ हुआ वह जियांग परिवार के पूर्वजों के प्रति मेरे सू परिवार की विफलता है। यह मेरी बेटी के पालन पोषण में सू चांगशिन की अक्षमता है, क्योंकि उसने उसे पुराने स्नेह पर विचार करने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने दर्शकों की ओर झुककर गहरा प्रणाम किया। उनकी यह मुद्रा पूरी तरह से सलीके से प्रदर्शित की गई थी। तुरंत ही मंच के नीचे से कुलपति सुधर्मी हैं के नारे गूंज उठे। सुचांगशिन संतुष्टि से सीधे खड़े हो गए, फिर उन्होंने विषय बदल दिया। उनकी आंखों में क्षणिक, लगभग अगोचसी अवमानना का भाव था। मेरे परिवार के अपराध बोध की भरपाई करने और आपके भविष्य के जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए। उसने अपनी कलाई घुमाई और उसकी हथेली में प्रकाश से जगमगाता हुआ एक काला क्रिस्टल कार्ड प्रकट हुआ। यह एक अपंजीकृत स्टार क्रिस्टल कार्ड है, जिसमें 10 लाख एलायंस कॉइन हैं। ये बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन आप जैसे व्यक्ति के लिए एक स्थिर और समृद्ध जीवन जीने के लिए पर्याप्त है। इसे ले लो। अब से तुम्हारा और मेरे सुपरिवार का कोई संबंध नहीं रहेगा। बूम! ये शब्द सु न्यानवेई द्वारा पहले कहे गए किसी भी शब्द से कहीं अधिक विषैले थे। बीते समय के स्नेह को मापने के लिए पैसे का उपयोग करना, दान का इस्तेमाल करके बची खुची गरिमा को भी कुचल देना। इसका उद्देश्य जियांग लू की छवि को पूरी तरह से पुनर्परिभाषित करना था, उसे पतनशील प्रतिभा से एक ऐसे भिखारी के रूप में प्रस्तुत करना था जिसे जीवित रहने के लिए सुपरिवार की दया की आवश्यकता थी। ले लो इसे। निकम्मे को निकम्मे की तरह ही बर्ताव करना चाहिए। सुपरिवार ने अपनी पूरी कोशिश की है। $1 मिलियन आपके पूरे जीवन के लिए काफ़ी है। हा, युद्ध देवी के पूर्व मंगेतर की संपत्ति तो सिर्फ 1 मिलियन है। उपहास की लहर अपने चरम पर पहुंच गई। सभी लोग जियांग लू को गिड़गिड़ाते हुए देखने का इंतजार कर रहे थे, या शायद शर्म और निराशा में क्रिस्टल कार्ड स्वीकार करते हुए देखने का। हालांकि जियांग लू ने केवल अपनी पलकें उठाईं और सु चांगशिन की ओर एक नज़र डाली। वह निगाह भयावह रूप से शांत थी। न तो क्रोध था, न ही उदासी, बस एक उजाड़ जमी हुई बंजर भूमि थी। उस निगाह के सामने सु चांगशिन का दिल एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया और उसने सहज रूप से आधा कदम पीछे ले लिया। यह इसी क्षण हुआ। अचानक एक असामान्य घटना घटित हो गई। बिना किसी चेतावनी के पूरे सेंट्रल स्टेडियम का तापमान अचानक गिर गया। एक अवर्णनीय ठंडक जो हवा से नहीं बल्कि सीधे सबकी आत्माओं में गहराई तक समा गई, मानो ग्रीष्म ऋतु की चरम सीमा पल भर में शीत ऋतु की गहराई में डूब गई हो। शोरगुल अचानक थम गया। सबकी हंसी और चीखें ऐसी थीं मानो किसी विशाल अदृश्य हाथ ने उनके गले को जकड़ लिया हो और उनके चेहरों पर जम गई हों। वे भय से ऊपर देखने लगे। गुंबद के ऊपर तकनीक द्वारा अनुकरण की गई शानदार तारों भरी नदी रुक गई थी। सभी तारे अपनी गति रोक बैठे, उनका प्रकाश स्थिर हो गया, मानो कोई शाश्वत चित्र रुक गया हो। इसके बाद एक विशाल, ठंडा, फिर भी दिव्य दबाव धीरे धीरे आकाश से नीचे उतरा। इस दबाव से पहले तथाकथित मार्शल आर्ट के उस्ताद और शक्तिशाली कुलीन परिवार धूल के समान महत्वहीन थे। हजारों दर्शकों में से हर एक को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके दिल को किसी ठंडे हाथ ने जकड़ लिया हो, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। वीआईपी सेक्शन में लिन आउटियन की घमंडी मुस्कान एकदम जम गई। वह अचानक खड़ा हो गया, उसकी आंखों में अविश्वास और भय का एक अभूतपूर्व भाव था। अखाड़े में सु चांगशिन का चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था और उसके पैर अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे। सु न्यानवेई का कोमल शरीर और भी अधिक कांप उठा। उससे निकलने वाली एक चैंपियन की गौरवशाली आभा इस दिव्य दबाव से पल भर में चूर चूर हो गई। ये किस प्रकार की शक्ति थी? ये किस प्रकार का प्राणी था? पूरे आयोजन स्थल पर मौजूद लाखों लोगों की भयभीत निगाहों के बीच स्थिर तारों से भरी नदी के केंद्र में अंतरिक्ष पानी की तरह लहरें मार रहा था। सफ़ेद वस्त्र पहने एक आकृति मायावी तारामंडल के पर्दे के पीछे से कदम दर कदम बाहर निकली। उसने भौतिक बाधाओं और स्थानिक अवरोधों को नज़रअंदाज कर दिया। उसके हर कदम के साथ क्रिस्टल जैसे कमल के फूल उसके पैरों के नीचे खिलते और मुरझाते, ठंडे और पवित्र। वह बड़ी सहजता से आकाश से नीचे उतरी और अंत में चुपचाप अखाड़े में जा गिरी। पूरी दुनिया में सन्नाटा छा गया था। सफ़ेद वस्त्रों में लिपटी वह आकृति ही आकाश और पृथ्वी के बीच एकमात्र केंद्र बिंदु बन गई। उसने भी बर्फ के समान शुद्ध सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए थे, फिर भी उसमें एक अलौकिक दिव्य आभा थी जो सु न्यानवेई में नहीं थी। उसकी सुंदरता मानवीय कल्पना से परे थी, मानो उसने संसार के सारे चांदनी, बर्फ और हिम को संघनित कर लिया हो, शीतल और दिव्य। वह किसी नश्वर प्राणी की सुंदरता नहीं थी, बल्कि एक देवता की आकृति थी। सिटू, लिन आउटियन ने बड़ी मुश्किल से अपने गले से 2 शब्द निकाले। उसकी आवाज़ सूखी और कांप रही थी। उसमें रोम शहर के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति होने का घमंड बिल्कुल भी नहीं था। सु न्यानवेई की पुतलियां सिकुड़कर सुई की नोक जैसी हो गईं। उसने उस आकृति को देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया, उसके होंठ हिले, लेकिन वह आंटी शब्द भी नहीं बोल पाए, क्योंकि वह जानती थी कि उन पर हमला करने वाला व्यक्ति उसका रिश्तेदार नहीं था, लेकिन रोम सिटी बेस सिटी की सच्ची किंवदंती, वह वर्जित अस्तित्व जिसके बारे में केवल सर्वोच्च पदस्थ व्यक्ति ही बात करते थे, याओगुआंग पवित्र भूमि के सिटुदाई।
सितु दाई की निगाहें किसी पर भी नहीं टिकीं। उसने पीले पड़े चेहरे वाले सु चांगशिन की ओर नहीं देखा, न ही अकड़े हुए सु नियानवेई की ओर। ऐसा लग रहा था मानो वह पूरे आयोजन स्थल पर मौजूद हर किसी को नजरअंदाज कर रही हो। वह अखाड़े को पार करते हुए सीधे उस युवक के पास गई जो बाकी दुनिया से अलग थलग था। दर्शकों में मौजूद हजारों लोगों के दिल की धड़कनें थम सी गई थीं। जियांग लू ने भी ऊपर की ओर देखा। उसने अपने सामने खड़ी उस अद्वितीय सुंदर महिला को देखा। उसका हृदय भी असमंजस से भर गया था। ये पहली बार था जब उसने उसे इतने करीब से देखा था। सितु दाई की ठंडी निगाहें आखिरकार जियांग लू पर पड़ीं और पहली बार उसने उसे गंभीरता से देखा। वे आंखें प्राचीन, न पिघलने वाली गहरी बर्फ की तरह थीं, फिर भी उनमें असंख्य तारे प्रतिबिंबित होते थे, इतने गहरे कि कोई उनमें डूब सकता था। कुछ क्षण बाद उसने अपने लाल होंठ खोले। उसकी आवाज़ तेज नहीं थी, फिर भी वह स्पष्ट रूप से सभी के कानों तक पहुंची, बिना किसी भावना के, मानो कोई शाश्वत फरमान सुना रही हो। मेरे पूर्वज का एक उपदेश था। सिटू परिवार, जियांग परिवार के पूर्वजों का जीवन दान देता है। आज जो कुछ हुआ है, उसने हमारे पूर्वजों को कलंकित किया है। इस कर्ज को चुकाना मुश्किल है। ये 3 छोटे वाक्य 9 आकाशों से लगातार गड़गड़ाहट की तरह सबके दिमाग में गूंज उठे। क्या सिटू परिवार जियांग परिवार का जीवनदानी है? क्या वह जियांग परिवार जो बहुत पहले ही पतन की ओर चला गया था और जिसका केवल एक निकम्मा वंशज ही बचा था? ये कैसे हो सकता है? इस बहुचर्चित, वर्षों से चले आ रहे टूटे हुए सगाई के नाटक के पीछे वास्तव में इतना चौंकाने वाला रहस्य छिपा था। सु नियानवेई का शरीर लड़खड़ाया। वह लगभग अपना संतुलन खो बैठी। वह हमेशा से यही सोचती थी कि जियांग परिवार महज एक बर्बाद परिवार है जिसे सु परिवार की मदद की जरूरत है। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि यह नाम, जिसे उसने एक पुराने जूते की तरह त्याग दिया था, उसकी सबसे पूजनीय चाची और प्रतिष्ठित सिटू परिवार से इतने प्राचीन और गहन संबंध से जुड़ा हो सकता है। जब हर कोई अभी भी गहरे सदमे से उबर रहा था, सिटू दाई चले गए। उसने अपनी पतली उंगली को धीरे से झटका दिया। एक प्राचीन जैड का पेंडेंट, गर्म और चमकदार, हल्की सी चमक बिखेरते हुए, उसकी उंगली की नोक से उड़कर एक पूर्ण चाप बनाते हुए ठीक और स्थिर रूप से जियांगलू के हाथ में जा गिरा। ये वस्तु रुचि का एक छोटा सा प्रतीक है। जैसे ही जैड का पेंडेंट उसके हाथ को छुआ, एक अवर्णनीय गर्म धारा तुरंत उसकी हथेली से जियांगलू के अंगों और हड्डियों में प्रवाहित हो गई। जहां कहीं भी गर्म धारा प्रवाहित होती थी, पिछले 3 वर्षों में बाधित साधना के कारण उसे जो गुप्त चोटें लगी थीं, वे धीरे धीरे ठीक होने लगती थीं। अपमान और क्रोध से चरम सीमा तक पहुंच चुकी उनकी आत्मा भी ऊपर उठ उठी और पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो गई। जियांग लू ने जेड पेंडेंट को कसकर पकड़ रखा था। उसका दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। उसने अपने सामने बैठे सिटू दाई को देखा। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। सिटू दाई ने अब उसकी ओर नहीं देखा। वह धीरे से मुड़ी। उसकी आंखें चंद्रमा की तरह ठंडी, अंततः सु नियानवेई पर पड़ी, जिसका चेहरा भूत की तरह पीला था। उसकी निगाहों से स्तब्ध होकर सु नियानवेई को ऐसा लगा जैसे वह किसी बर्फीली गुफा में गिर गई हो। उसका खून मानो जमने ही वाला हो। मेरे सिटू परिवार के सदस्य, सिटू दाई ने धीमी आवाज में बात की। उसकी आवाज अभी भी ठंडी थी। अभिनय करते समय एक न्यूनतम सीमा निर्धारित करनी चाहिए। अपने शब्दों के समाप्त होते ही वह वहां और नहीं रुकी। उसका संपूर्ण अस्तित्व एक दीप्तिमान चांदनी में परिवर्तित हो गया, जो आकाश में ऊपर की ओर उड़ती हुई क्षण भर में स्थिर तारों की नदी में विलीन हो गई। वह अचानक आए और उससे भी अधिक दृढ़ता से चली गई। उनके जाते ही पूरे स्थल पर व्याप्त दिव्य ऊर्जा अचानक समाप्त हो गई। स्टेडियम के अंदर का तापमान बढ़ने लगा, बर्फीली हवा फिर से बहने लगी और गुंबद में तारों की नदी ने अपना काम फिर से शुरू कर दिया। सब कुछ सामान्य होने लगा, लेकिन सभी जानते थे कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रह गया था। पहाड़ों जैसी गूंजती उपहास की आवाजें गायब हो गईं और उनकी जगह एक भयानक सन्नाटा छा गया। हजारों निगाहें एक बार फिर उस कोने पर आकर टिक गईं, लेकिन इस बार उन निगाहों में उपहास या दया का भाव नहीं था, बस अंतहीन सदमा, भ्रम और थोड़ी सी विस्मय की भावना। जियांग लू अभी भी वहीं खड़ी थी। उस छाया में खड़ा है जो कभी उसकी थी। उसने धीरे से अपना सिर नीचे किया और खून से सनी हथेली खोली। उनकी हथेली के बीचों बीच स्थित प्राचीन जैड पत्थर के लटकन से एक गर्म और स्थिर चमक निकल रही थी। अध्याय 4, अपमान के परिणाम। एक घातक साजिश आकार लेती है। स्टेडियम के अंदर का तूफान अभी अभी थम गया था, लेकिन एक बड़ा, अधिक अमूर्त तूफान पहले ही पूरे रोंग शहर में कहर बरपा चुका था। सड़कों और गलियों में लगी अनगिनत स्क्रीनों पर वह अविश्वसनीय दृश्य बार बार दिखाया जा रहा था। शुरुआत में उपहास की एक जबरदस्त लहर उठी। निकम्मा करोड़पति, जियांग लू, वो निकम्मा। उसकी कीमत बढ़ गई है। अब उसकी कीमत 1 मिलियन एलायंस कॉइन है। हा, सु परिवार ने सचमुच परम दयालुता का परिचय दिया। इतने वर्षों तक एक कुत्ते को पाला और अंत में उसे एक हड्डी भी दी। उसे तब घुटने टेक कर प्रणाम करना चाहिए था, पैसे लेकर भाग जाना चाहिए था। कम से कम यह अधिक गरिमापूर्ण होता। हालांकि जब छवि याओगुआन पवित्र भूमि की अद्वितीय सिटू दाई की छवि पर स्थिर हो गई
और जब उनके ठंडे शब्द सिटू परिवार जियान परिवार के पूर्वज का ऋणी है बार बार दोहराए गए तो जनमत की दिशा अजीब मोड़ लेने लगी। उपहास भरी आवाजें धीरे धीरे कम होती गईं। उनकी जगह अंतहीन भ्रम और आश्चर्य का माहौल छा गया था। सिटू परिवार, वही सिटू परिवार जिसके बारे में अफवाह है कि वह एक ऐसे अजगर की तरह मायावी है जो अपना सिर तो दिखाता है लेकिन अपनी पूंछ नहीं। हे भगवान, जियान परिवार का असल इतिहास क्या है? क्या सिटू परिवार ने उनका जीवन दान किया है? तो सू परिवार का विवाह रद्द करना, क्या ये कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में लिया गया फैसला था? ये तो ऐसा है जैसे कोई बंदर धूल से ढके हीरे को पत्थर समझकर फेंक दे। क्या ये सही नहीं है? अब पूरे शहर को पता चल गया है कि सू नियानवेई ने उस व्यक्ति को त्याग दिया है जिसे सितू परिवार भी गंभीरता से लेता है, उसे एक कलंक के रूप में देखता है। ये निर्णायकता नहीं है, यह मूर्खता है। हवा ने धीरे से अपनी दिशा बदल ली। सू नियानवेई के प्रति जो तीव्र श्रद्धा थी वह अब मनोरंजन और जांच पड़ताल के संकेत से भरी फुसफुसाहट में बदल गई थी। एक भव्य आयोजन जिससे सू परिवार की प्रतिष्ठा चरम पर पहुंचनी चाहिए थी, अंततः एक ऐसा तमाशा बन गया जिसे कोई नहीं समझ पाया। इसके विपरीत सू परिवार सबसे बड़ा मजाक बन गया। सू परिवार का उत्सव भोज। रोम शहर के सबसे आलीशान तियानमू होटल की सबसे ऊपरी मंजिल पर रोशनी जगमगा रही थी और गणमान्य व्यक्ति एकत्रित थे। सू नियानवेई एक भव्य शाम के गाउन में हाथ में गिलास लिए मेहमानों के बीच घूम रही थीं। उसे उस रात की एकमात्र नायिका होना चाहिए था जो सभी की बधाई और ईर्ष्या का आनंद ले रही होती। लेकिन उसे इस बात का गहरा एहसास था कि कुछ गड़बड़ है। रोम शहर के प्रभावशाली व्यक्ति और रईस-ए-जादे हालांकि उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी मुस्कान के पीछे एक अवर्णनीय विचित्रता छिपी हुई थी। वे अब उसकी प्रतिभा पर चर्चा नहीं करते थे, न ही उसकी रचना बर्फ पर प्रतिबिंबित जुगनू की प्रशंसा करते थे। इसके बजाय वे छोटे छोटे समूहों में इकट्ठा हुए, अपनी आवाज़ धीमी कर ली और एक दूसरे से फुसफुसाकर बातें करने लगे। क्या आपने सुना? सिटू परिवार की वह महिला दशकों से रोम शहर में नजर नहीं आई है। जियांग लू के लिए अफसोस, यह मामला बहुत पेचीदा है। मुझे लगता है कि इस बार सू परिवार ने तिल तो उठा लिए लेकिन तरबूज खो दिया। ये आवाज़ें तेज नहीं थीं, लेकिन जहरीली स्टील की सुइयों की तरह थीं, जो सू नियानवेई के कानों को सटीक रूप से भेद रही थीं। शराब का गिलास पकड़े हुए उसकी उंगलियों के जोड़ सफ़ेद पड़ गए। उसके बेदाग चेहरे पर एक विनम्र मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में एक भयंकर आग धधक रही थी। अपमान, अभूतपूर्व अपमान। वह स्पष्ट रूप से विजेता थी, प्रसिद्ध चैंपियन थी, रोम शहर की सदी में एक बार आने वाली विलक्षण प्रतिभा थी। लेकिन महज सिटू दाई के कुछ शब्दों के कारण उसकी सारी शान, उसका प्रतीत होता था कि एकदम सही तलाक समारोह एक अमित दाग से कलंकित हो गया और हंसी का पात्र बन गया। और यह सब उस निकम्मे की वजह से हुआ। जियांग लियू। जैसे ही उसके दिल में आक्रोश उमड़ रहा था, तभी उसके पीछे से एक कोमल आवाज सुनाई दी। नियानवेई, बधाई हो, आज के बाद रोम शहर की मार्शल आर्ट की दुनिया आपको अपना नेता मानकर सम्मानित करेगी। सू नियानवेई ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे लिन आउटियन दिखाई दी। उन्होंने सफ़ेद रंग का सूट पहना हुआ था जो सुरुचिपूर्ण और परिष्कृत लग रहा था, और उनके चेहरे पर एक त्रुटिहीन मुस्कान थी, मानो प्रकाश की एक किरण हो जो उनके आसपास की सभी कानाफूसी को पल भर में दूर कर देती हो। जैसे ही वह प्रकट हुआ, स्वाभाविक रूप से वह सबका ध्यान आकर्षित करने लगा। लिन आउटियन ने बाकी लोगों को नज़रअंदाज करते हुए केवल सू नियानवेई पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी आंखों में प्रशंसा और आश्वासन भरा हुआ था। मामूली सी आवाज़ से परेशान होना तुम्हारे स्वभाव के विपरीत है। उसने अपने गिलास में लाल वाइन को धीरे से घुमाया, फिर विषय बदल दिया। उसकी आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन इतनी स्पष्ट थी कि पास की कई मेजों पर बैठे लोग सुन सकें। मार्शल आर्ट का मार्ग मूल रूप से सभी बंधनों को तोड़कर बहादुरी से आगे बढ़ने के बारे में है। आज आपके कार्य दृढ़ दाव हृदय की अभिव्यक्ति हैं। आपने क्या गलती की है? वह रुका, उसकी निगाहें कमरे में चारों ओर घूम गईं, जिनमें अधिकार का हल्का सा आभास था। सीटू परिवार की शिकायतों की बात करें तो वे हमारे पूर्वजों के मामले हैं, उनसे हमारा क्या लेना देना है? क्या कोई निकम्मा जो साधना भी नहीं कर सकता सीटू परिवार से यह उम्मीद कर सकता है कि वह उसके लिए रोम शहर के पूरे भविष्य का दुश्मन बन जाए? उन्होंने कुछ ही शब्दों में सारी समस्याओं का दोष जियांग लू पर डाल दिया। उन्होंने चतुराई से सू नियानवेई के कार्यों को मूर्खतापूर्ण और अदूरदर्शी से बदलकर दृढ़ और बाहरी मामलों से मुक्त के रूप में पुनर्परिभाषित किया। आज की स्थिति थोड़ी अजीब इसलिए नहीं है क्योंकि आपने कुछ गलत किया है। लिन आउटियन करीब आया, अपनी आवाज़ धीमी करते हुए। उसके लहजे में मोहब्बत का संकेत था। ऐसा इसलिए है क्योंकि जियांग लू के नाम से लगा दाग अभी तक पूरी तरह से और साफ तौर पर मिटाया नहीं गया है। सू नियानवेई की सांस थोड़ी अटक गई। उसने लिन आउटियन की ओर देखा। लिन आउटियन ने उसे एक अर्थपूर्ण मुस्कान दी और उसे एक खाली कोने में अपने पीछे आने का इशारा किया। बालकनी में रात की ठंडी हवा चल रही थी। नियानवेई, क्या तुम उन सभी को चुप कराना चाहते हो जो तुमसे सवाल करते हैं? लिन आउटियन रेलिंग से टेक लगाकर शहर की जगमगाती रोशनी को नीचे देख रही थी।
क्या आप अपनी चाची समेत सभी को यह साबित करना चाहते हैं कि आपका निर्णय सबसे सही था? सू न्यानवेई ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके कसकर बंद होंठ सब कुछ बयां कर रहे थे। ये बहुत सरल है। लिन आउटियन के होठों पर मुस्कान कुछ हद तक भयावह हो गई। एक समझौता भोज आयोजित करें और शहर के सभी मीडिया कर्मियों को आमंत्रित करें। आप सार्वजनिक रूप से जियांग लू से माफ़ी मांगें, उनके बीते समय के साथ के लिए उन्हें धन्यवाद दें और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दें। इसे भव्य तरीके से आयोजित करें, उदार, परिपक्व और पुराने स्नेह का सम्मान करने वाले व्यक्ति के रूप में दिखें। सू न्यानवेई ने भौहें चढ़ाईं, क्या यह उस निकम्मे के सामने झुकना नहीं होगा? जल्दी मत करो। लिन आउटियन ने मानो उसके मन की बात पढ़ ली हो। ये तो बस पहला कदम है, बाहरी लोगों के लिए एक नाटक है। वह मुड़ा और एक एक शब्द बोलते हुए, उसकी आवाज़ भयावह और डरावनी थी। नाटक का चरमोत्कर्ष उस मेल मिलाप की शराब में कुछ और मिलाना है जिसके साथ आप उसे टोस्ट करते हैं। यह क्या है? एक प्रतिबंधित दवा। लिन आउटियन की आंखों में रोमांचित क्रूरता की चमक थी। इसका नाम अराजकता आत्मा धूप है। ये औषधि रंगहीन और गंधहीन है। शरीर में प्रवेश करते ही यह मार्शल आर्टिस्ट के भीतर मौजूद सभी स्टार सोर्स पावर को तुरंत विस्फोटित कर देती है, यहाँ तक कि बॉडी टेम्परिंग दायरे की नगण्य शक्ति को भी। ये व्यक्ति के मानसिक संतुलन को नष्ट कर देती है, उसे सबसे आदिम पागलपन में धकेल देती है, जिससे वह अपने आसपास के सभी जीवित प्राणियों पर हमला करने लगता है और एक जंगली जानवर की तरह खुद को मूर्ख साबित करता है। जैसे जैसे सू न्यानवेई उस भयावह दृश्य का वर्णन करता गया, उसके चेहरे के भावों में धीरे धीरे हो रहे बदलाव को देखकर उसे आनंद आया। जब दवा का असर होगा तो वह पूरे शहर के मीडिया के कैमरों के सामने एक पागल कुत्ते की तरह मेजों और कुर्सियों को कुतर देगा, मेहमानों पर हमला करेगा, जब तक कि उसकी जीवन शक्ति का आखिरी अंश भी खत्म न हो जाए, उसका स्टार सोर्स समाप्त न हो जाए और उसकी नाड़ियां चकनाचूर न हो जाएं। अंततः वह मिट्टी के ढेर की तरह जमीन पर गिर पड़ेगा। भले ही वह न मरे, लेकिन वह पूरी तरह से निकम्मा हो जाएगा, खड़ा होने में भी असमर्थ। तब तक तो सिटू परिवार के उस तुच्छ मामले को कौन याद रखेगा? सब लोग बस यही देखेंगे कि सू न्यानवेई, तुम बीते हुए कल को भुला देना चाहती थी, लेकिन जियांग लू संकीर्ण मानसिकता और ईर्ष्या से ग्रस्त होकर पागल हो गया और खुद पर कलंक लगा लिया। लिन आउटियन ने अपनी बाहें फैला दी, मानो वह इस उत्तम योजना को गले लगा रहा हो। हम उसे रोंग शहर में शर्म के खंभे पर जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, शरीर से लेकर आत्मा तक, प्रतिष्ठा से लेकर गरिमा तक। वह फिर कभी उठ खड़ा नहीं होगा। ये शब्द अत्यंत द्वेषपूर्ण थे। सू न्यानवेई का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके मन में जियांग लू का भयावह रूप से शांत चेहरा, उसकी चाची की ठंडी निराश आंखें और आसपास के मेहमानों के फुसफुसाते चेहरे दिखाई दिए। इस क्षण सारा आक्रोश, सारी अनिच्छा, सारा अपमान ठंडे इरादे से हत्या करने की भावना में परिवर्तित हो गया। क्यों मुझे, सू न्यानवेई को, ये सब क्यों सहना पड़ रहा है? मैं गलत नहीं हूँ। वो बिल्कुल निकम्मा है, क्योंकि वो अभी भी इस दुनिया में मौजूद है। जब तक वह एक दिन के लिए भी जीवित रहेगा, वह मुझ पर एक अमिट कलंक रहेगा। सू न्यानवेई। अच्छा। उसके खूबसूरत होठों से सिर्फ एक शब्द निकला, ठंडा। जिस क्षण उसने इस योजना को स्वीकार किया, उसकी बची कुची झिझक और संघर्ष पूरी तरह से कुचल गया। उसके खूबसूरत चेहरे पर अब उसका सामान्य शांत अहंकार नहीं था, बल्कि लिन आउटियन जैसी ही क्रूरता और दृढ़ संकल्प था। रात के आकाश के नीचे सुनहरी कलाकारी से तैयार किया गया एक निमंत्रण पत्र रातों रात तैयार हो गया। उस पर लिखा हर शब्द एक कुशल सुलेखक द्वारा हाथ से लिखा गया था। भाषा भव्य, अत्यंत गंभीर और मेल मिलाप के प्रति सच्ची निष्ठा से भरी हुई थी। लेकिन किसी को पता नहीं था, हर खूबसूरत शब्द के पीछे एक घातक जहर छिपा हुआ था। मृत्यु का एक अप्रतिरोध्य निमंत्रण पहले ही शुरू हो चुका था। अध्याय 5। भाइयों ने चेतावनी दी, खुली साजिश नजदीक आ रही है। रात। रोंग शहर की जुगी बस्ती में एक पुरानी किराए की इमारत। कमरे में मंद रोशनी से मुश्किल से ही एक मेज और कुर्सी रोशन हो पा रही थी। वातावरण में एक अटूट नमी की गंध फैली हुई थी, जो बाहर स्थित तियानमू होटल की चकाचौंध भरी चमक के बिल्कुल विपरीत थी, मानो दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हों। जियांग लू ठंडे लकड़ी के पलंग पर पालथी मारकर बैठ गई। उसने आंखें बंद कर लीं और आत्मचिंतन करने लगा। उसकी ऊर्जा और रक्त स्थिर जल की तरह जमे रहे। 9वें ग्रेड के शारीरिक प्रशिक्षण की दहलीज पर अटके हुए 3 वर्षों तक उनमें कोई प्रगति नहीं हुई। उसके शरीर का हर अंग शक्तिहीन स्थिरता का भाव व्यक्त कर रहा था। केवल उनके सीने से सटे हुए प्राचीन जैड के लटकन से ही लगातार हल्की सी गर्माहट निकल रही थी। वह गर्माहट एक बहती धारा की तरह धीरे धीरे लेकिन लगातार उसकी प्यासी नसों को पोषण देती रही, जिससे उसका दिल, जो अनगिनत अपमानों के बाद जम जाना चाहिए था, पूरी तरह से मरने से बच गया। धड़कन, धड़ धड़कन। दरवाजे पर अचानक और जल्दबाजी में दस्तक हुई। जियांग लू ने अपनी आंखें खोलीं और दरवाजा खोलने के लिए उठ खड़ा हुआ। बाहर आलीशान कपड़े पहने एक संदेशवाहक खड़ा था, जिसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से तिरस्कार झलक रहा था।
उसने अपनी नाक पकड़ी, मानो एक अतिरिक्त सेकंड भी रुकना उसके लिए यातना हो, और एक अत्यंत भव्य सोने से जड़ा निमंत्रण पत्र सौंप दिया। उसकी हरकतें कचरा फेंकने जैसी थीं। श्री जियांग, सुश्री सु और यंग मास्टर लिन संयुक्त रूप से आपको कल रात 7 बजे तियानमू होटल की सबसे ऊपरी मंजिल पर आयोजित भोज में आमंत्रित करते हैं, जहां हम भविष्य पर चर्चा करेंगे। संदेशवाहक के बोलने के बाद जियांग लू की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना वह मुड़ा और तेजी से चला गया, मानो उसके पीछे कोई महामारी लगी हो। जियांग लू ने अपनी निगाहें नीचे कर लीं और अपने हाथ में मौजूद निमंत्रण पत्र को देखने लगा। मनमुटाव दूर करो, भविष्य पर चर्चा करो, ये 8 अक्षर मंद पीली बत्ती के नीचे एक ठंडी और उपहासपूर्ण रोशनी को दर्शाते थे। हर शब्द में हत्या के इरादे की झलक थी। टकराना। ठीक उसी समय पहले से ही जर्जर हो चुके लकड़ी के दरवाजे को बाहर से जबरदस्ती खोल दिया गया। एक भारी भरकम आकृति लड़खड़ाते हुए, लुढ़कते और रेंगते हुए अंदर आए और अंत में जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। ये फैटी वांग था। वह पैरों के निशान और चोटों से ढका हुआ था। उसके मुंह के कोने से खून की एक चौंकाने वाली बूंद बह रही थी, और उसकी एक आंख इतनी सूजी हुई थी कि वह एक पतली सी दरार जैसी दिख रही थी। अपनी चोटों की अनदेखी करते हुए वह जियांग लू की ओर भागा। उसकी आवाज भय और हड़बड़ी से कर्कश और विकृत हो गई थी। लूजी, भागो, जल्दी भागो, यह एक जाल है, यह एक बहुत बड़ा जाल है। फैटी वांग ने जियांग लू की पैंट के पांव को कसकर पकड़ रखा था। उसका पूरा शरीर पतझड़ की हवा में पत्ते की तरह कांप रहा था। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए मैं चुपके से उनके जश्न के भोज में उनके पीछे गया, ये सुनने के लिए कि वे कमीने क्या कह रहे थे। मैंने सुना, उस दरिंदे लिन आतियान ने सु नियानवेई को एक शातिर योजना दी। वह डूबते हुए आदमी की तरह हौंफ रहा था, हर शब्द उसकी सारी ताकत छीन रहा था। होंगमेन में एक भोज है। वे कल के भोज में इसका पूरे शहर में सीधा प्रसारण करना चाहते हैं। वे तुम्हें एक प्रतिबंधित पदार्थ पीने के लिए मजबूर करना चाहते हैं, जिसे अराजकता की आत्मा की धूप कहते हैं। वह चीज़ तुम्हें पागल कर देगी। वह तुम्हें एक दरिंदे में बदल देगी। तुम पूरे शहर के सामने खुद को मूर्ख साबित करोगे, अपनी आखिरी ताकत भी गंवा दोगे और तुम्हारी नसें कटी हुई मर जाएंगी। इस समय तक फैटी वांग की आवाज में आंसू झलक रहे थे। उसकी लाल आंखों में निराशा और भय झलक रहा था। उन्होंने मुझे ढूंढ लिया, मैं बाल बाल बचकर निकला। लूजी, मेरी बात सुनो, अभी निकल जाओ। रोंग शहर से तुरंत भाग जाओ। जब तक हरी पहाड़ियां रहेंगी, जलाने के लिए लकड़ी हमेशा रहेगी। उसने जियांग लू को खींचते हुए उसे मौत के इस भंवर से बाहर निकालने की कोशिश करते हुए विनती की। हालांकि जियांग लू स्थिर खड़ी रही, बिना हिले डुले। उसने उस जानलेवा निमंत्रण की ओर देखा तक नहीं, और न ही उसे इस बात की परवाह थी कि दरवाजे के बाहर उसका पीछा करने वाले मौजूद हैं या नहीं। उसने बस हाथ बढ़ाया और धीरे धीरे घायल फैटी वांग को ठंडी जमीन से उठने में मदद की। उसकी चाल स्थिर थी, उसकी निगाहें भयावह रूप से शांत थीं। मोटे, शांत हो जाओ, जियांग लू ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन समुद्र को स्थिर करने वाली एक दिव्य सुई की तरह। इसने तुरंत फैटी वांग की सारी घबराहट को शांत कर दिया। यह एक स्पष्ट साजिश है। फैटी वांग दंग रह गया। ये कैसी खुली साजिश है। जिस तरह से उन्होंने निमंत्रण पत्र लेकर दूध भेजने की हिम्मत की, उससे यह साबित होता है कि वे इस बात से नहीं डरते कि आप खबर लीक कर देंगे। जियांग लू ने शब्द दर शब्द स्पष्ट रूप से विश्लेषण किया। वे तो ये भी चाहते हैं कि पूरे शहर को पता चल जाए कि यह एक जाल है, क्योंकि मैं इससे बच नहीं सकता। अगर मैं भागता हूं तो यह अपराधबोध के डर से भागना होगा। ये संकीर्ण मानसिकता होगी, अपराधबोध का सामना करने की अनिच्छा होगी। सु नियानवेई की उदारता, लिन आतियान की सहिष्णुता, ये सब सत्य बन जाएंगे। अगर मैं भाग गया तो उस समय मेरे माता पिता की प्रतिष्ठा पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगी। उसके बाद जब भी रोंग शहर में जियांग परिवार का जिक्र होगा तो वह केवल हंसी का पात्र बनेगा। एक ऐसा परिवार जिसने एक ईर्ष्यालु, अक्षम, कायर और भगोड़ा पैदा किया। वे न सिर्फ मुझे मारना चाहते हैं, बल्कि जियांग परिवार की बची खुची इज्जत को भी मिटाना चाहते हैं। उसके शब्द निर्मम और क्रूर थे। फैटी वांग पूरी तरह से अचंभित रह गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसकी जगह मृत्यु का भयानक पीलापन छा गया। हाँ, वह इस बारे में कैसे नहीं सोच पाया। यह कोई साजिश नहीं थी, बल्कि सत्ता, प्रतिष्ठा और परिवार की अंतिम गरिमा के साथ बिछाया गया एक खुला, अचूक जाल था। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। भाग नहीं सकते, तो फिर हम क्या करें? फैटी वांग के होंठ कांपने लगे। उसके दिल में गहरा दुख उमड़ रहा था। 6 फुट लंबे इस आदमी के आंसू अब और रोके नहीं जा सके और उसके गालों पर बहने लगे। क्या हम बस उन्हें देखते रहेंगे? उन्हें तुम्हारे साथ ऐसा करते हुए देखते रहेंगे? वह दम घुटने से रुक गया और आगे बोलने में असमर्थ हो गया। अगले ही पल उसने गुस्से से अपने आंसू पोंछे और उसके चेहरे पर एक निर्भीक दृढ़ संकल्प का भाव दिखाई दिया। लुएजी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सबसे बुरी स्थिति में हम दोनों एक साथ मरेंगे। मेरा जीवन व्यर्थ है, लेकिन अगर मैं लिन आउटियन जैसे किसी को अपने साथ नीचे खींच सकता हूं तो ये सार्थक होगा।
जियांग लू ने उसकी ओर देखा और अंततः उसकी प्राचीन स्थिर आंखों में एक हलचल सी दिखाई दी। ये हल्की सी गर्माहट थी। उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। उसने अपनी जेब से एलायंस के कुछ मुड़े तुड़े सिक्के निकाले जो उसकी बची हुई सारी दौलत थी और बिना किसी स्पष्टीकरण के उन्हें फैटी वान के हाथ में थमा दिया। जाकर इलाज करवा लो, फिर छिपने की जगह ढूंढो। कल रात चाहे कुछ भी हो जाए अपना चेहरा मत दिखाना। मोटे, मेरी बात सुनो। जियांग लू की आवाज में एक अचूक गंभीरता थी। यह मेरी अकेली लड़ाई है। व्याकुल फैटी वान को विदा करने के बाद जियांग लू ने जर्जर दरवाजे को फिर से बंद कर दिया। कमरे के अंदर फिर से सन्नाटा छा गया। वह खिड़की के पास अकेला खड़ा था, अपने हाथ में मौजूद सुनहरे निमंत्रण पत्र को देख रहा था जो बाहर से छनकर आ रही हल्की रोशनी से जगमगा रहा था। उस पर लिखा हर शब्द किसी विषैले सांप की जीभ की तरह था। एक लंबे समय के बाद धीरे धीरे उसकी गहरी प्राचीन आंखों में एक हल्की लौ प्रज्वलित हो उठी। पहले तो लौ सिर्फ एक बिंदु के रूप में थी, फिर ये झिलमिलाने लगा, फैलने लगा। इसने पीछे हटने की सारी प्रवृत्ति, सारा धैर्य, सारी झिझक को जलाकर राख कर दिया। अंततः लौ की वह हल्की सी लौ एक भयंकर आग में तब्दील हो गई जो आकाश को भी झुलसाने में सक्षम थी। यह मृत्यु तक लड़ने का एक अटूट दृढ़ संकल्प था। ये टेढ़े मेढ़े रास्ते के बजाय सीधे रास्ते को चुनने का अहंकार था। और ये 3 साल से दबा हुआ एक भयंकर युद्ध था जो अब पूरी तरह से फूट पड़ा था। अध्याय 6 अकेले भोज में शामिल होना, अजगरों और बाघों का अड्डा। रात घोर अंधेरी थी। रोंग शहर के शिखर पर तियानमू होटल बादलों को चीरते हुए एक विशाल कांच के स्तंभ की तरह खड़ा था जो शानदार प्रकाश बिखेर रहा था और आसपास के सौली क्षेत्र को दिन के उजाले की तरह रोशन कर रहा था। महंगी मैग्लेव फ्लाइंग कारें एक समर्पित लेन से चुपचाप गुजरती हुई होटल के प्रवेश द्वार पर बिछे लाल कालीन के सामने आकर रुक गईं। जियांग लू सार्वजनिक रेलवे स्टेशन से एक फीकी साधारण जैकेट पहने हुए पहुंची जो गहनों और आलीशान कपड़ों से सजे आसपास के मेहमानों से बिल्कुल अलग दुनिया की लग रही थी। दरवाजे पर टक्सीडो पहने हुए अटेंडेंट, जिसने एक पेशेवर मानक मुस्कान बनाए रखी थी, ने जियांग लू को देखा और उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। वह एक तरफ मुड़ा और उत्सुकता से कार का दरवाजा एक धनी युवती के लिए खोल दिया जो अभी अभी कार से उतरी थी और पास में खड़ी जियांग लू को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। भारी कांच का दरवाजा उसके लिए नहीं खुला। जियांग लू ने भावहीन होकर हाथ बढ़ाया और खुद ही दरवाजा खोल दिया। एक गर्म धारा जो उच्च श्रेणी की सुगंध और उत्तम शराब का मिश्रण थी उसके ऊपर से बह निकली। होटल की लॉबी में क्रिस्टल के झूमर आकाशगंगा की तरह झिलमिला रहे थे और चमकदार संगमरमर के फर्श पर मुस्कुराते हुए चेहरे प्रतिबिंबित हो रहे थे। रास्ते में रोंग शहर के प्रमुख परिवारों के वंशज और समाजसेवी लोग भी शामिल थे। वे छोटे छोटे समूहों में एकत्रित हुए धीमी आवाज में बातचीत कर रहे थे। उनका व्यवहार सुरुचिपूर्ण था। जब जियांग लू की दुबली पतली आकृति वहां से गुजरती थी तो उसके आसपास की हवा हमेशा एक पल के लिए थम जाती थी। फुसफुसाहटें गर्मी की रात के मच्छरों की तरह भिन भिन आ रही थीं। देखो, वह सचमुच आ गया। इस तरह के कपड़े पहनकर तियानमू होटल आने की हिम्मत करना, उसकी धृष्टता वाकई बेशर्मी भरी है। चुप रहो, शांत रहो, बाद में देखने के लिए एक अच्छा शो है। वे निगाहें कुछ तिरस्कारपूर्ण, कुछ चंचल और कुछ स्पष्ट रूप से दूसरों की पीड़ा पर प्रसन्नता दर्शाने वाली अदृश्य सुइयों की तरह थीं जो उसकी पीठ में चुभ रही थीं। जियांग लू नहीं रुकी। वह भव्य लॉबी से होते हुए सीधे भोज कक्ष के भारी नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजों की ओर बढ़ गया। उसने हाथ बढ़ाया और धीरे से धक्का दिया। चरमराहट। दरवाजा खुल गया। अचानक हॉल के भीतर बज रही मधुर संगीत की धुन मानो रुक सी गई हो और अचानक थम सी गई हो। सैकड़ों निगाहें, सैकड़ों धधकती लाल सर्चलाइटों की तरह एक साथ सभी दिशाओं से उस पर पड़ीं और उसे दरवाजे पर ही जकड़ लिया। वह प्रकाश और छाया के चौराहे पर खड़ा था, मानो कोई नश्वर प्राणी किसी दिव्य भोज में भटक गया हो, अकेला ही सबकी आलोचना स्वीकार कर रहा हो। भोजगृह के केंद्र में लिन आउटियन ने सफेद रंग का कस्टम मेड सूट पहना हुआ था। उनका कद लंबा और आकर्षक था। दूसरी ओर सु नियानवेई ने बर्फीले नीले रंग की लंबी पोशाक पहनी थी जिसके किनारे पर छोटे छोटे हीरे जड़े हुए थे, जिससे वह एक सच्ची बर्फ और हिमराजकुमारी की तरह लग रही थी। दोनों कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, एकदम एक दूसरे के पूरक, पूरे हॉल का निर्विवाद आकर्षण। सु नियानवेई की निगाहें जियांग लू पर पड़ीं, उनकी भौहें लगभग न के बराबर सिकुड़ीं, फिर उन्होंने नजरें हटा लीं, मानो एक और नज़र उनकी आंखों को गंदा कर देगी। हालांकि लिन आउटियन की मुस्कान और भी खिल उठी। यह एक अनोखी, विजयी, पाखंडी मुस्कान थी जिसमें दया और उदारता की झलक थी। उसने सु नियानवेई का हाथ छोड़ा, अपना शराब का गिलास उठाया और पहल करते हुए जियांग लू की ओर चल पड़ा। भाई जियांग, आप आखिरकार आ ही गए। वह आगे बढ़ा और स्वाभाविक रूप से अपना हाथ बढ़ाकर जियांग लू के कंधे को गले लगा लिया। उसकी मुद्रा बेहद अंतरंग प्रतीत हो रही थी। वह सभी मेहमानों की ओर मुड़ा और जोर से हंसते हुए बोला, सब लोग शांत हो जाओ। आप सभी का परिचय करा दीजिए, ये है जियांग लू, भाई जियांग।
मुझे पता है कि हाल ही में कुछ गलतफहमियों के कारण भाई जियांग को काफ़ी आलोचना झेलनी पड़ी है। लिन आउटियन के चेहरे पर गहरी पीड़ा के भाव थे। लेकिन जो बीत गया सो बीत गया। मार्शल आर्ट में न्यानवेई के मार्ग को पवित्रता की आवश्यकता है और भाई जियांग को भी अपना एक नया जीवन शुरू करना चाहिए। इसलिए न्यानवेई और मैंने चर्चा की और विशेष रूप से आज रात इस भोज का आयोजन किया ताकि शहर भर के मित्रों के सामने सभी शिकायतों का समाधान हो सके और भाई जियांग को सम्मानजनक तरीके से विदा किया जा सके। अब से हम दोस्त ही रहेंगे। उनके शब्द सच्चे, उदार और खुले विचारों वाले थे। हॉल में तालियों की गूंज सुनाई दी। युवा मास्टर लिन सचमुच धर्मात्मा हैं। रोंग शहर के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति से जैसी उम्मीद थी, हम ऐसी उदारता की सराहना करते हैं। इस लगभग परिपूर्ण प्रदर्शन के सामने जियांग लू चुप रहे। उसने लिन आउटियन के कंधे पर रखे हाथ को नहीं हटाया। उसने बस अपनी आंखें ऊपर उठाईं और अपनी उन स्थिर, निर्जीव पुतलियों से धीरे धीरे वहां मौजूद सभी लोगों को देखा। उसने ताली बजाने और जयकारे लगाने वालों के चेहरों पर झूठी मुस्कान देखी। उसने कोने में फुसफुसाते हुए कुछ वंशजों की तिरस्कारपूर्ण भावभंगिमा देखी। और उसने भीड़ के बीचों बीच खड़ी, सबके बीचों बीच मौजूद सु न्यानवेई की खूबसूरत आंखों की गहराई में निर्भीक शीतलता और विषाणुता देखी। उन्होंने इन चेहरों को अपने मन में गहराई से अंकित कर लिया था। वह सन्नाटा, मानो गर्म तेल में बर्फ का टुकड़ा गिरा दिया गया हो, ने अप्रत्याशित रूप से उस जीवंत वातावरण को ठंडा कर दिया। जब उनकी शांत निगाहें कुछ लोगों पर पड़ीं, तो उनमें एक अकारण धड़कन तेज हो गई और उन्होंने अवचेतन रूप से अपनी निगाहें फेर लीं। लिन आउटियन ने भी इस असामान्य बदलाव को महसूस किया। उनकी आंखों में उदासी की एक झलक दिखाई दी, फिर उनकी मुस्कान और चौड़ी हो गई और उन्होंने अपने हाथ में पकड़े शराब के गिलास को ऊपर उठा लिया। सब लोग, उन्होंने जोर से घोषणा की, न्यानवेई के उज्ज्वल भविष्य के लिए और भाई जियांग के नए कल के लिए। आइए हम सब अतीत और भविष्य के लिए अपने गिलास उठाएं। सभी अप्रियताओं को त्याग दो और एक मुस्कान से सभी शिकायतों को मिटा दो। उन्होंने पूरे जोश के साथ भाषण दिया, लगातार जियांग लू की समझदारी की कमी और अपनी उदारता की ओर इशारा करते हुए एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट बटोरी। युवा मास्टर लिन को, देवी न्यानवेई को, जोरदार जयकारे के बीच लिन आउटियन ने वह सब पी लिया। टोस्ट का समापन हुआ। उसने उंगलियां चटकाईं। एक वेटर चांदी की ट्रे लेकर चुपचाप पास आया। ट्रे पर केवल एक ही साफ सुथरा गिलास रखा था। गिलास में हरे रंग का तरल पदार्थ था जो रोशनी में जगमगा रहा था, मानो बेहतरीन पन्ना से पिघला हुआ हो, और एक ताजगी भरी शीतल ठंडक उत्सर्जित कर रहा था जो हृदय को स्फूर्ति प्रदान कर रहा था। रोम सिटी की सबसे प्रीमियम वाइन आइस सोल जेड लिक्विड। एक गिलास जिसकी कीमत 10,000 सोने के सिक्के थी। लिन आउटियन ने स्वयं ट्रे से गिलास उठाया। वह कदम दर कदम जियांग लू के पास गया, शराब का गिलास आगे बढ़ाया और उसके चेहरे पर एक बेदाग मुस्कान थी। भाई जियांग, इसे पियो और तुम्हारे सारे पुराने दुख दर्द दूर हो जाएंगे। अध्याय 7 अपमान का घूंट पीना, तूफान की पूर्व संध्या। पूरा भोज कक्ष इतना शांत था कि पिंग गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। लिन आउटियन के हाथ में मौजूद पन्ना जैसा हरा तरल पदार्थ मानो किसी तूफान को कैद करने वाले अंबर जैसा था। कोनों में छिपे और सजावट के रूप में प्रच्छन्न होलोग्राफिक कैमरों के साथ साथ सैकड़ों निगाहों ने अपना ध्यान चरम सीमा तक केंद्रित कर लिया था। वे लालची गिद्धों के झुंड की तरह थे जो जल्द ही गिरने वाले शिकार के ऊपर मंडरा रहे थे, उसके अंतिम सबसे दयनीय संघर्ष की प्रतीक्षा कर रहे थे। रोम शहर भर में अरबों दर्शक अपनी स्क्रीन के सामने सांस रोककर इस सुनियोजित फांसी समारोह के चरमोत्कर्ष का इंतजार कर रहे थे। जियांग लू की निगाह जहर से भरे क्रिस्टल के प्याले पर पड़ी और लिन आउटियन के चेहरे पर लगे पाखंडी, दया भाव वाले मुखौटे को पार कर गई। उसकी नज़र सीधे पास में मौजूद सु न्यानवेई पर पड़ी। उनकी निगाहें मिलीं, उन चमकीली आंखों में जिन्हें वह कभी बहुत अच्छी तरह जानता था, जिनमें कभी युवावस्था का जोश और तारों से भरा आकाश झलकता था। अब उसे केवल दो ही चीजें दिखाई देती थीं, खुशी और उल्लास के नीचे अधीरता और क्रूरता का एक संकेत छिपा हुआ था। वह चाहती थी कि वह इसे जल्दी पी ले। वह चाहती थी कि वह जल्दी से एक पागल कुत्ते में बदल जाए, सबके सामने खुद को मूर्ख साबित करे और फिर उसे कचरे की तरह साफ कर दिया जाए। ये निगाह एक अदृश्य, बर्फीली ठंडी तलवार की तरह थी जो 10,000 वर्षों की ठंड से गढ़ी गई थी और चुपचाप उसके दिल में अतीत नाम की आखिरी बेड़ियों को तोड़ रही थी। बीते जमाने के बचपन के प्रेमी प्रेमिका, बीते जमाने की एक शानदार सगाई, वह छोटी सी, अधूरी, अनचाही कल्पना। इस क्षण सब कुछ धूल में बदल गया और हवा के साथ गायब हो गया। जियांग लू का दिल पहले से कहीं ज्यादा साफ था। वह जानता था कि उसके सामने रखा शराब का प्याला उसकी मृत्यु का कारण था। इसे पीने से उसका शरीर चूर चूर हो जाएगा, उसकी आत्मा नष्ट हो जाएगी। इसे मत पियो, वरना उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी, उसका परिवार कलंकित होगा, वह हमेशा के लिए काय कहलाएगा। रोम शहर के सभी लोग उससे घृणा करेंगे और वह मृत्यु से भी बदतर जीवन जिएगा। ये वास्तव में एक मौत का जाल था, लेकिन वह ये भी जानता था, यह उनके जीवन का भी एक सुनहरा अवसर था। विनाश के बिना सृजन संभव नहीं है।
अगर वह दुनिया द्वारा बेकार करार दिए गए अपने इस पुराने स्वरूप को, साथ ही सभी अपमानों और बंधनों को दफन नहीं करता, तो वह एक नए जीवन की शुरुआत कैसे कर सकता था, एक ऐसा जीवन जो केवल जियांगलू का हो। उसने अपनी छाती से सटाकर जो प्राचीन जैद का पेंडेंट पहना हुआ था, उससे एक हल्की सी गर्माहट निकल रही थी। यह एक सुप्त बीज की तरह था जो जमी हुई मिट्टी के नीचे वसंत की गड़गड़ाहट का पहला कंपन महसूस कर रहा था। पूरे हॉल से सैकड़ों आश्चर्यचकित, आशावान और चंचल निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। जियांग लू ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वह हाथ, जिसे उसने कभी खून से लथपथ और चोटिल होने तक दबाया था, अब एक अचल प्राचीन चट्टान की तरह स्थिर था। उसने आइस सोल जेड लिक्विड का प्याला उठाया। लिन आउटियन के होंठों के कोने पर एक हल्की सी ऊपर की ओर झंझनाहट दिखाई दी, जो मुश्किल से ही नजर आई। सू निन्यानवे का पहले से तनावग्रस्त शरीर आखिरकार थोड़ा शिथिल हो गया। उसकी आंखों में दिख रही क्रूरता एक अच्छे शो को देखने की उम्मीद में बदल गई। तथापि जियांग लू ने तुरंत पानी नहीं पिया। उसने शराब का प्याला पकड़ा और धीरे धीरे उसे ऊपर उठाया। हरे रंग के तरल में उनकी गहरी, निर्मल आंखों का प्रतिबिंब झलक रहा था। फिर वह मुस्कुराया। वह मुस्कान बेहद डरावनी थी। उस मुस्कान में पाखंडियों से भरे कमरे के लिए उपहास, 3 साल के बेतुके जीवन के लिए दुख, और यहाँ तक कि एक हताश पागलपन भी था जिसने लिन आउटियन के दिल में सिहरन पैदा कर दी। अतीत की ओर जियांग लू ने धीमी आवाज में 3 शब्द कहे। उनकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन वह हर किसी के दिल पर 3 भारी हथौड़ों की तरह प्रहार करती थी। उसके शब्द लुप्त होने से पहले ही उसने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया। अपनी कलाई के एक झटके से उसने प्याले में मौजूद उस घातक उत्तम शराब को पूरा पी लिया। बिना किसी झिझक के, बिना किसी देरी के, उसकी हरकतें साफ और निर्णायक थीं, मानो वह जहर नहीं पी रहा हो, बल्कि 3 साल बाद विदाई का पे पी रहा हो। गल्प, जहरीली शराब उसके गले से नीचे उतर गई। उस पल जियांग लू को ऐसा लगा मानो उसने फटते हुए सूरज को निगल लिया हो। बूम! उसके अंगों, नसों और हर एक कोशिका में एक अवर्णनीय रूप से हिंसक, झुलसा देने वाली औषधीय शक्ति का विस्फोट हुआ। उफ! जियांग लू के गले की गहराई से एक दबी हुई, बेहद दबी हुई कराह निकली। उसकी त्वचा पल भर में ही स्पष्ट गति से लाल हो गई। भयंकर कुंडली मारे अजगरों की तरह उसकी गर्दन, बाहों और माथे से नसें हिंसक रूप से उभरी हुई थीं, आपस में उलझी और गुंथी हुई, जो देखने में भयावह लग रही थीं। एक विनाशकारी, अराजक स्टार ओरिजिन आभा, ज्वालामुखी विस्फोट की तरह, उसके कमजोर बॉडी टेम्परिंग 9th ग्रेड शरीर से आकाश की ओर उमड़ पड़ी। इस आभा से पूरे भोज कक्ष का वातावरण कांप उठा और तीखी चीखें गूंज उठीं। जियांग लू का शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसकी दृष्टि घूमने लगी। लिन आउटियन और सू निन्यानवे की आत्मसंतुष्ट मुस्कान, आसपास के मेहमानों के चेहरों पर दिख रही खुशी, सब कुछ धुंधले और विकृत रंगीन खंडों में बदल गया। उसके कानों में ऐसा लग रहा था मानो अरबों शैतान चीख रहे हों। उसकी मानसिक स्थिति तूफान में फंसी एक अकेली नाव की तरह थी, जो इस हिंसक ऊर्जा द्वारा पूरी तरह से चकनाचूर होकर निगल जाने वाली थी। ये सब खत्म हो गया। ठीक उसी क्षण जब उसकी चेतना असीम अंधकार में डूबने ही वाली थी, बिल्कुल आखिरी क्षण में, उसकी छाती, इतने समय तक शांत रहा वह प्राचीन जैड का पेंडेंट अचानक ही झुलसा देने वाली, लावा जैसी ऊष्मा की धारा के साथ फूट पड़ा। वह ऊष्मा प्रवाह प्रबल और शुद्ध था, एक पवित्र अवरोध की तरह, जिसने तुरंत उसकी कमजोर होती हृदय गति की रक्षा की और उसकी बची हुई थोड़ी सी स्पष्टता को संरक्षित रखा। इसके तुरंत बाद जीवन की सबसे गहरी प्रवृत्ति से उत्पन्न एक एकल, मौलिक आदेश उसके अराजक मन में 9 आकाशों से बिजली की तरह फूट पड़ा। रहना, पलायन। अध्याय 8, पशुवत प्रवृत्ति को उजागर करना, विकट परिस्थितियों में जीवित रहना। जियांग लू के हाथ से शराब का गिलास फिसल गया। चकनाचूर, भोजगृह में सन्नाटे में बिखरने की कर्कश आवाज विशेष रूप से भयावह थी। अगले ही पल जियांग लू के शरीर से अचानक लाल रंग की भाप निकलने लगी। महज 1 या 2 सांसों में उसकी त्वचा लाल गरम लोहे जैसी हो गई। उसके हर रोम से विनाशकारी ऊष्मा तरंगें निकलने लगीं। उसकी गर्दन और बाहों पर मोटी, धरती के अजगर जैसी नसें बेतहाशा कुंडलित और मरोड़ रही थीं, मानो अनगिनत भयंकर विषैले सांप उसकी त्वचा के नीचे से फटकर बाहर निकलने वाले हों। गर्जन। जियांग लू के गले के सबसे गहरे हिस्से से एक अमानवीय दहाड़ फूट पड़ी, जो अंतहीन दर्द से भरी हुई थी। अराजकता, आत्मा, धूप की हिंसक औषधीय शक्ति अब दबी नहीं रही, जैसे 10,000 वर्षों से सुप्त ज्वालामुखी, वह इस क्षण उसके भीतर पूरी तरह से फट पड़ी। भोजगृह में उसके करीब बैठे कई मेहमानों ने महसूस किया कि हवा की एक झुलसा देने वाली लहर उनकी ओर तेजी से आ रही है, जिससे उन्हें बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके चेहरे भय से भरे हुए थे। यह अब वह आभा नहीं थी जो बॉडी टेम्परिंग 9th ग्रेड के छात्र में होनी चाहिए थी। यह विशुद्ध, निर्मल विनाश था, जो सब कुछ जलाकर राख कर देने के लिए तैयार था। ये हो चुका है। लिन आउटियन ने अपने वाइन ग्लास को पकड़ा और उसे खूबसूरती से घुमाया, जिससे लाल रंग का तरल ग्लास की दीवार पर एकदम सही चाप बना रहा था। उसने जियांग लू को दर्द से कराहते और छटपटाते देखा। उसके चेहरे पर कलात्मक प्रशंसा, मदहोशी और क्रूरता का मिला जुला भाव था।
सू न्यानवेई उनके बगल में खड़ी थी, उनका बर्फीला नीला गाउन उन्हें और भी अधिक कुलीन और अलग थलग दिखा रहा था। उसकी कसकर बंद मुट्ठियां थोड़ी ढीली पड़ गईं और उसकी आंखों में दबी गहरी नाराजगी आखिरकार उसकी इच्छा पूरी होने की संतुष्टि में बदल गई। वह इंतजार कर रही थी, इस पागल कुत्ते के होश खोने, पास के किसी मेहमान पर झपटने और एक निकम्मे व्यक्ति द्वारा खुद पर अपमान लाने का सबसे शानदार और खूनी तमाशा करने का इंतजार कर रहे हैं। तब तक उनकी मृत्यु का कोई महत्व नहीं रह जाएगा और सू न्यानवेई इस दाग को पूरी तरह से मिटा देगी। मार डालूंगा, तुम्हें मार डालूंगा। जियांग लू के दांतों के बीच से धुंधले, रुक रुक कर निकलने वाले शब्द निकल रहे थे। उसकी दृष्टि रक्त की तरह लाल हो गई थी, उसकी मानसिक स्थिति तेज हवा में टिमटिमाती मोमबत्ती की तरह थी जो किसी भी क्षण बुझ सकती थी। असंख्य पागल विचार, असंख्य रक्तपिपासु आवेग उसके दिमाग में बेतहाशा चीख रहे थे, उसे उकसा रहे थे कि वह अपने सामने मुस्कुरा रहे चेहरों को चीर डाले। हालांकि ठीक उसी क्षण जब असीम अंधकार उसकी चेतना को पूरी तरह से निगलने ही वाला था, उस छोटी अटूट आत्मिक सनक पर भरोसा करते हुए जो 3 साल के अनगिनत दिनों और रातों के अपमान, उपहास और उपेक्षा के दौरान विकसित हुई थी, उसने अचानक अपना सिर ऊपर उठाया। वे आंखें जो पूरी तरह से खून से लाल थीं, विकृत हवा को भेदती हुई, धुंधली आकृतियों को भेदती हुई, दो लाल गर्म खंजरों की तरह लिन आउटियन पर मजबूती से टिकी हुई थीं। उन आंखों में पागलपन का कोई निशान नहीं था, कोई भ्रम नहीं, केवल घोर घृणा, केवल अमर आक्रोश और एक संकेत मिला, एक साथ मरने के हताश इरादे का, जिसने लिन आउटियन के दिल में भी सिहरन पैदा कर दी। गर्जन। जियांग लू ने एक और कान फाड़ देने वाली दहाड़ मारी। ये दहाड़ अब दर्द की चीख नहीं थी, बल्कि हताशा में फंसे एक जानवर की अंतिम युद्ध पुकार थी। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए उसने अपने आसपास मौजूद किसी भी मेहमान पर हमला नहीं किया। हिंसक शक्ति से परिपूर्ण उसका शरीर अचानक मुड़ गया, उसकी पीठ का निचला हिस्सा पूरी तरह से खींचे हुए धनुष की तरह हो गया और उसके पैरों ने महंगे कालीन पर 2 स्पष्ट झुलसने के निशान छोड़ दिए। वह स्वयं मानो किसी तोप के गोले की तरह था जिसे बंदूक की नली से दागा गया हो। उसने न तो लिन आतियान पर, न ही सू न्यानवेई पर और न ही किसी ऐसे व्यक्ति पर हमला किया जिसने उसका मजाक उड़ाया था। वह भोज कक्ष के किनारे उस 10 मीटर ऊंची, लगभग 30 मीटर चौड़ी दीवार की ओर दौड़ा जो एक ही अलौकिक क्रिस्टल के टुकड़े से बनी थी, जिसमें अनगिनत चमकते हीरे के टुकड़े जड़े हुए थे, जो तियानमू होटल की परम विलासिता का प्रतीक थी। तारा में चमक वाली दीवार। ये दृश्य अविश्वसनीय रूप से तेज था, इतनी तेजी से कि लिन आउटियन के चेहरे पर विजयी मुस्कान पूरी तरह से जमने का समय भी नहीं मिला। इतनी तेजी से कि हॉल में मौजूद मेहमानों को बस एक विकृत सी आह भरने का ही समय मिला। वह क्या कर रहा है? अगले ही पल जियांग लू का दुबला पतला शरीर, जो हर चीज को जलाकर राख कर देने की क्षमता वाली हिंसक ऊर्जा से भरा हुआ था, एक आत्मघाती प्रागैतिहासिक बैल की तरह पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ा। किसी भी काल्पनिक भीषण दुर्घटना की कोई संभावना नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो इस क्षण समय को धीमी गति में चलाने वाला बटन दबा दिया गया हो। करोड़ों एलायंस कॉइन्स के मूल्य वाली स्टाररी ग्लेज वॉल में सबसे पहले जियांग लू के प्रभाव बिंदु से मकड़ी के जाले जैसी दरार दिखाई दी। इसके तुरंत बाद दरारें एक खामोश महामारी की तरह पूरी दीवार पर तेजी से फैल गईं। चटक, चटकने की आवाज, सन्नाटे में टूटने की वह हल्की सी आवाज ही एकमात्र आवाज थी। तब बूम, पूरी दीवार फट गई। हजारों टन चमकदार क्रिस्टल और हीरे एक ऐसे आकाश में परिवर्तित हो गए जो चकाचौंध भरी धूल से भरा था, जिसमें अद्वितीय प्रभाव बल था और जो भोज कक्ष में फैल गया। यह नज़ारा शानदार था, लेकिन साथ ही जानलेवा भी। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ कोई असली तारा गिर पड़ा हो। रास्ते से अलग हटें। अंततः मेहमानों की भयभीत चीखों ने क्षणिक सन्नाटे को भंग कर दिया। वहां पल भर में अभूतपूर्व अराजकता फैल गई। सुरुचिपूर्ण ढंग से सजे धजे पुरुष और महिलाएं उड़ते हुए टुकड़ों से बचते हुए अस्त व्यस्त होकर जमीन पर गिर पड़े। मेजें और कुर्सियां उलट गईं, शराब के गिलास और प्लेटें चारों ओर बिखर गईं और मधुर संगीत की जगह अब तीखी अलार्म घंटियों की आवाज सुनाई देने लगी थी। धुएं और धूल के बीच भोज कक्ष की बगल की दीवार पर एक विशाल दरार दिखाई दी। उस खाई के बाहर रोंग शहर की ठंडी रात की हवा चल रही थी। जीवित रहने का एकमात्र रास्ता जियांग लू ने अपने शरीर और इच्छाशक्ति से बेरहमी से तोड़ दिया। हरामी। लिन आउटियन के चेहरे से मुस्कान पूरी तरह गायब हो चुकी थी, उसकी जगह घोर सदमा और क्रोध ने ले ली थी। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि यह निकम्मा व्यक्ति, जिसे वह कुत्ते से भी बदतर समझता था, उसकी मृत्यु से पहले लिखी गई योजना के अनुसार पागल नहीं होगा, बल्कि इतने दृढ़ और दुखद तरीके से इस घातक शतरंज के खेल को तोड़ देगा। उसे पकड़ने। लिन आउटियन ने गुस्से में दहाड़ मारी, क्रोध से उसकी आवाज थोड़ी विकृत हो गई थी। उसे भागने नहीं देना चाहिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जियांग लू टूटे हुए तारों के बीच से निकलकर लड़खड़ाते हुए होटल के आलीशान और खाली गलियारे में आ पहुंचा। तीव्र पीड़ा, उसके शरीर के हर हिस्से से आत्मा को झुलसा देने वाली पीड़ा निकल रही थी। उसका दिमाग धुंधला था, उसकी दृष्टि चक्कर खा रही थी, वह मुश्किल से सोच पा रहा था।
उसके भ्रमित मन में केवल जीवित रहने की सबसे आदिम, सबसे शुद्ध प्रवृत्ति ही उग्र रूप से चीख रही थी। एक जगह ढूंढो, एकदम ठंडी जगह, एकदम शांत जगह, ताकि उसके अंदर की उन ज्वालाओं को बुझा सको जो उसे राख में बदल सकती हैं। वह भूलभुलैयानुमा गलियारे में शिकार किए गए जानवर की तरह बेतहाशा दौड़ रहा था। उसके पीछे अस्त व्यस्त कदमों की आहट और गुस्से भरी चीखें सुनाई दे रही थीं। उनके सामने लगातार लंबी होती, मुड़ती हुई, आलीशान रोशनी थी। उसकी चेतना तेजी से विलीन हो रही थी, उसका शरीर भारी होता जा रहा था, हर कदम ऐसा लग रहा था मानो वह लाल गर्म ब्लेडों पर चल रहा हो। अंततः एक सुनसान गलियारे के अंत में उसकी सारी ताकत पूरी तरह से खत्म हो गई और उसके पैर लड़खड़ा गए। धड़ाम, वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। पूरी दुनिया खून के भंवर और असीम अंधेरे में बदल गई, जो धीरे धीरे उसे निगलने लगी। अध्याय 9, एक परी का नश्वर लोक में अवतरित होना, अंतर्धाराओं का उफान। तियानमू होटल, सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित प्रेसिडेंशियल स्वीट। नीचे भोजघर के शोरगुल भरे माहौल के बिल्कुल विपरीत, यहाँ का वातावरण किसी दूसरी दुनिया जैसा शांत था। सजावट शांत रंगों में थी, सुरुचिपूर्ण और विशाल थी। एक विशाल फ्रांसीसी खिड़की के बाहर रोम शहर का रात्रि दृश्य था, जो तारों के सागर की तरह जगमगा रहा था। फिर भी यह एक अदृश्य ऊर्जा अवरोध से घिरा हुआ था, जो शहर की हलचल और चहल पहल की एक झलक को भी अंदर आने से रोक रहा था। रोजवुड की बनी चाय की मेज के बगल में दो आकृतियां एक दूसरे के सामने बैठी थीं। उनमें से एक सुंदर, आकर्षक और सुरुचिपूर्ण महिला थी, जिसने आलीशान कपड़े पहने हुए थे और उसके सलीके से संवारे हुए चेहरे पर चिंता का एक सूक्ष्म सा भाव झलक रहा था। वह सु न्यानवेई की माँ, सितु दाई की बड़ी बहन सु मुक्विंग थीं। शाओ दाई, मैं जानता हूं कि तुम्हारा स्वभाव कठोर है और तुम इन सांसारिक मामलों को नापसंद करते हो, लेकिन न्यानवेई, आखिर वह तुम्हारी सगी भतीजी है। सु मुकिंग ने शालीनता से अपनी चाय का कप उठाया, उसके शब्दों में एक सावधानीपूर्वक सोची समझी कोमलता झलक रही थी। आज उसने जो किया वह कुछ ज्यादा ही निर्णायक था, लेकिन मार्शल आर्ट के मार्ग में किसी भी प्रकार के आधे अधूरे उपाय स्वीकार्य नहीं होते। उसने यह अपने भीतर के राक्षसों को नष्ट करने और अपने दाव हृदय को मजबूत करने के लिए किया। एक वरिष्ठ सदस्य के रूप में आपको इसे परिवार में दरार पैदा करने नहीं देना चाहिए। उनके शब्दों ने गंभीरता को कम करके आंका और सार्वजनिक अपमान को हल्के ढंग से दाव हृदय को मजबूत करने के रूप में परिभाषित किया। उनके सामने याओगुआंग संत सितु दाई बैठी थीं। वह अब भी बेदाग सफ़ेद वस्त्र पहने हुए चुपचाप बैठी थी, मानो 10,000 साल पुरानी गहरी बर्फ से तराशी गई कोई देवी हो, सांसारिक विलासिता से पूरी तरह बेमेल। उसने सु मुकिंग की तरफ नहीं देखा, उसकी ठंडी आंखें बस कप में तैरती चाय की पत्तियों को उदासीनता से घूर रही थीं। कर्म का प्रवाह होता है और भाग्य का अपना ही मार्ग होता है। उसने बात की, उसकी आवाज़ किसी खाली घाटी में गूंज की तरह थी, जिसमें कोई भावना झलक नहीं रही थी। उसने जो बीज बोया है, उसका फल उसे स्वाभाविक रूप से मिलेगा। मैं इसमें दखल नहीं दे सकता और न ही मेरी ऐसी कोई इच्छा है। एक ही वाक्य से उसने सु मुकिंग के सभी बाद के तर्कों को खारिज कर दिया। सु मुकिंग के चेहरे पर थोड़ी सी असहजता झलक उठी, जिसे उसने तुरंत एक परिपूर्ण मुस्कान से छुपा लिया। तभी कमरे का दरवाजा चुपचाप खुल गया। एक लंबा, सीधा खड़ा युवक धीरे धीरे अंदर आया, उसके हाथ में काले जैद पत्थर की चाय की थैली थी। उसका चेहरा सुंदर था और व्यवहार असाधारण था। वह सितु जून था, जो सितु परिवार का एक परवर्ती वंशज था। कुलपति महोदया, सितु जून ने सिर झुकाया, उनका हाव भाव अत्यंत विनम्र और सम्मानजनक था। उन्होंने उनके सामने रखे खाली कपों में चाय भर दी, उनकी हरकतें सहज और त्रुटिहीन थीं। ये आई स्पीक स्नोबर्ड है, जिसे इस छोटे बच्चे ने कुनलुन की हिमरेखा पर खोजा था। बिना जड़ वाले पानी से बनी यह शराब मन को शांत करने और आत्मा को एकाग्र करने के लिए सर्वोत्तम है। कृपया चाची, इसे चख कर देखिए। जब वह बोल रहा था तो उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था, उसकी आवाज़ पूरी तरह से ईमानदार थी, लेकिन उसकी आंखों में दूसरों को दिखाई न देने वाली द्वेष और ईर्ष्या की एक क्षणिक झलक दिखाई दी। कमरे में चाय की हल्की सुगंध ठंडी हवा के झोंकों के साथ फैल गई। सितु दाई की भौहें लगभग न के बराबर हिलीं। उसके असाधारण शरीर में ऊर्जा और पदार्थ की अनुभूति स्वाभाविक रूप से आम लोगों से कहीं अधिक थी। उनकी धारणा में चाय की पत्तियों और पानी की आध्यात्मिक ऊर्जा के अलावा इस कप चाय में स्थिरता की एक अत्यंत धुंधली सी अनुभूति भी थी, जो किसी भी ज्ञात पदार्थ से संबंधित नहीं थी। यह अनुभूति ऐसी थी मानो ओस की एक बूंद में धूल का एक अदृश्य कण मिला हुआ हो। उसने सोचा कि साधारण पानी से एक दिव्य उत्पाद बनाने पर यह एक अपरिहार्य त्रुटि है। अपनी साधना से वह इस छोटी सी खामी को एक ही सांस में पूरी तरह से बिना किसी नुकसान के दूर कर सकती थी। वह शुरू में किसी भी सांसारिक कर्म में उलझना नहीं चाहती थी, लेकिन सितु जून के उम्मीद भरे चेहरे को देखकर और उसके बगल में संयम का दिखावा कर रही उसकी बहन सु मुकिंग पर एक नज़र डालकर, इस रक्त संबंध से जुड़े अंतिम अंश से भी परे, उसने चाय का कप उठाया। उसकी उंगलियों ने गर्म प्याले को छुआ और उसने उसे अपने होठों तक लाकर एक छोटा सा घूंट लिया। रंगहीन कॉफी का
इस प्रकार कपटी आत्मा को अवरुद्ध करने वाला पाउडर स्वच्छ चाय के साथ चुपचाप उसके पवित्र और अलंघनीय उत्कृष्ट खजाने जैसे शरीर में समाहित हो गया। सू मुकिंग और सिटू जून को विदा करने के बाद पूरे स्वीट में फिर से पूर्ण शांति छा गई। सिटू दाई नीचे स्थित स्टील के जंगल को देखते हुए बड़ी फ्रेंच खिड़की की ओर चली गई। सांसारिक इच्छाएं सबसे अधिक कष्टदायक थीं। वह आज जमा हुई सांसारिक धूल को पूरी तरह से दूर करने के लिए ध्यान में प्रवेश करने की तैयारी कर रही थी। वह पालथी मारकर बैठ गई, हाथों से मुद्राएं बनाने लगी और तुरंत ही शून्यता की अवस्था में प्रवेश कर गई। चंद्रमा की रोशनी के समान चमकीली तारा ऊर्जा की लकीरें किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींची जाती हुई प्रतीत हो रही थीं, जो होटल के गुंबद और मोटी दीवारों को भेदते हुए उसकी आकृति को घेरने के लिए अभिसरित हो रही थीं। इस समय वह पवित्र और राजसी लग रही थी, मानो 9 स्वर्गों के ऊपर बैठी चांदनी रात में नहाई हुई कोई देवी हो। उसने अपने भीतर की तारा स्रोत शक्ति को निर्देशित करना शुरू किया और याओगुआन पवित्र भूमि की सर्वोच्च साधना पद्धति के अनुसार इसे प्रसारित किया। तथापि ये बदलाव ठीक किसी क्षण हुआ। स्टार सोर्स पावर, जिसे उसके भीतर एक विशाल दिव्य नदी की तरह बहना चाहिए था, उसके हृदय नलिका से गुजरते ही अचानक रुक गई। ऐसा लग रहा था मानो एक तेज बहती नदी एक अदृश्य विशाल हिमखंड से टकरा गई हो। बिजली की पूरी आपूर्ति अचानक ठप हो गई। उसके अंगों और हड्डियों में फैली हर नस से अचानक ही ठहराव और सुस्ती का एक अभूतपूर्व एहसास उमड़ पड़ा। छी! सितु दाई का कोमल शरीर कांप उठा। उसके मुंह से विद्रोह का खून लगभग बाहर निकल ही गया था, लेकिन उसने उसे जबरदस्ती वापस निगल लिया। उसने अचानक अपनी आंखें खोल दीं। उन खूबसूरत आंखों में, जो हमेशा शांत रहती थीं और मानो आकाश के तारों को प्रतिबिंबित करती थीं, पहली बार अविश्वसनीय सदमे का भाव प्रकट हुआ। तेजी से बहती हुई तारा स्रोत की खगोलीय नदी वास्तव में जम रही थी, भयावह गति से ठोस रूप ले रही थी। पल भर में यह एक तेज बहती नदी से एक निर्जीव हिमनद में परिवर्तित हो गया। जहर दिया गया। ये 2 शब्द मानो 9 आकाशों से बिजली की कड़क की तरह उसके दिमाग में फूट पड़े। उसे सब कुछ तुरंत समझ आ गया। ये सामान्य पानी की कोई खामी नहीं थी। वह एक कपटी पदार्थ था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, जो विशेष रूप से उसके उत्कृष्ट खजाने जैसे शरीर को निशाना बना रहा था और विशेष रूप से उसकी तारा स्रोत शक्ति को दबा रहा था। कितनी क्रूर योजना है! ये कितना विशैला तरीका है! सिटू दाई ने घबराहट नहीं दिखाई। सदमे से पीला पड़ गया उसका खूबसूरत चेहरा जल्द ही एक दृढ़ निश्चय के भाव से भर गया। उसने अपनी गुलाबी उंगली हवा में उठाई। भनभनाहट। उसकी उंगलियों से चांदी के स्पष्ट प्रतीक निकले और तुरंत ही कमरे की चारों दीवारों, दरवाजों, खिड़कियों और यहाँ तक कि हर वेंटिलेशन ओपनिंग पर अंकित हो गए। पूरा कमरा एक पूर्ण ऊर्जा अवरोधक द्वारा पूरी तरह से सीलबंद था। ये सब करने के बाद वह अपने भीतर की असामान्य स्थिति को और दबा नहीं सकी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। उसने तुरंत खुद को संभाला, अपनी साधना विधि को पूरी तरह से सक्रिय किया और उस कपटी शक्ति को दबाने और बाहर निकालने का प्रयास किया जो कीड़ों की तरह उससे चिपकी हुई थी। इस समय महान याओगुआंग सन सबसे नीच सांसारिक साजिशों में फंस गई थीं। अभूतपूर्व रूप से कमजोर हो रहा है। अध्याय 10 भाग्य का एक मोड़। एक दरवाजे ने हमें अलग कर दिया। ठंडा संगमरमर के फर्श से निकलने वाली कंपा देने वाली ठंड ने जियांग लू के शरीर के भीतर की भीषण गर्मी को अस्थायी रूप से दबा दिया। दर्द के कारण वह संक्षिप्त कोमा से अचानक जाग गया। उसकी चेतना उबलते हुए बर्तन की तलहटी में पड़े कंकड़ की तरह थी। सतह पर आने का हर प्रयास गर्मी की और भी भयंकर लहर द्वारा हिंसक रूप से नीचे गिरा दिया जाता था। पूरी दुनिया एक विकृत गहरे लाल रंग की धुंधली छवि में तब्दील हो गई थी। गर्जन। उसके गले से एक धीमी अमानवीय सी गुर्राहट निकली और उसके हाथ चिकनी जमीन पर बेतहाशा रगड़ खा रहे थे। उसके नाखूनों की आवाज़ जमीन पर गूंज रही थी, लेकिन वह अपने भारी शरीर का भार नहीं संभाल पा रहा था। नहीं, उतनी ठंड नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। अराजकता की भावना से उत्पन्न अगरबत्ती की विनाशकारी ऊर्जा पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गई थी, मानो कोई आदिम जानवर पिंजरे में फंसा हो और बेरहमी से उसकी नसों की दीवारों के हर इंच को फाड़ रहा हो। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो 10 सांसों से भी कम समय में वह अंदर से जलकर राख हो जाएगा और कोयले के ढेर में बदल जाएगा। उसे आगे बढ़ना ही था। कोई ठंडी और शांत जगह ढूंढो। यह विचार ही उसके अस्त व्यस्त मन में एकमात्र जुनून था। उसने अपना माथा जमीन पर टिका दिया। उसकी बाहों की मांसपेशियां फूल गईं। वह अपने शरीर को बेहद दयनीय मुद्रा में घसीटता रहा। खाली गलियारे में पसीने की एक हल्की झुलसी हुई गंध छोड़ता चला गया। इंच इंच करके उनकी दृष्टि धीरे धीरे धुंधली होती गई और उनकी ताकत तेजी से कम होती जा रही थी। ठीक उसी क्षण जब उसे लगा कि वह आग के इस असीम सागर में पूरी तरह डूब जाएगा, उसके सीने से लगा हुआ प्राचीन जैड का पेंडेंट अचानक बिना किसी चेतावनी के गर्म हो गया। ये झुलसा देने वाली गर्मी नहीं थी, बल्कि एक अवर्णनीय कोमल गर्माहट थी, मानो अंतहीन अंधेरे में अचानक एक मार्गदर्शक आत्मा का दीपक जल उठा हो, जो तुरंत उसके सभी भ्रम और दर्द को भेदते हुए उसकी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच गया हो। इस गर्माहट ने एक अदृश्य खिंचाव पैदा कर दिया।
इसने उसे सोचने का कोई मौका नहीं दिया, बल्कि सीधे और ज़बरदस्ती उसे एक दिशा की ओर इशारा कर दिया। वहां जाएं। जियांग लू की बिखरी हुई पुतलियां एक हल्की सी चमक के साथ फिर से एक जगह आ गईं। वह डूबते हुए आदमी की तरह था जो लकड़ी के आखिरी टुकड़े को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अब सोच नहीं रहा था, अब निर्णय नहीं ले रहा था, पूरी तरह से इस सहज मार्गदर्शन का पालन कर रहा था। उस दिशा में चारों हाथों पैरों के बल रेंग रहा था। मोड़ आ रहा है। उसकी रक्तलाल दृष्टि के अंत में एक भारी, धातु जैसी दिखने वाली दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे की चौखट पर सुनहरे रंग से जड़े कलात्मक अक्षर उसकी धुंधली दृष्टि में लगातार हिलते और एक दूसरे पर चढ़ते रहते थे। 9.0.9। अंततः ये संख्या उनकी स्मृति में भूमिगत आश्रय से सुरक्षित निकास का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या के रूप में स्थिर हो गई। 606। बाहर निकास। वह अनजाने में बुदबुदाया, ठंडा, शांत। उसकी सारी आशा, उसका सारा जुनून इस क्षण इस दरवाजे पर आकर टिक गया था। उसने अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए जमीन से उठने के लिए संघर्ष किया। उसका शरीर ठंडी दीवार से टिका हुआ था, उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन उसने दृढ़ता से हमला करने की मुद्रा अपना ली। उसकी पीठ धनुष की तरह झुकी हुई थी, उसकी मांसपेशियां और हड्डियां कंपन कर रही थीं। फिर उसने अपने कंधे, अपने शरीर और अपनी अदम्य इच्छाशक्ति का इस्तेमाल करते हुए उस पर जोरदार प्रहार किया। टकराना, एक धीमी सी धमक, ग्रैंडमास्टर के पूरे बल के हमले को झेलने में सक्षम विशेष दरवाजे का ताला, अराजकता की आत्मा की अगरबत्ती द्वारा छोड़े गए सबसे क्रूर बल के तहत पल भर में चकनाचूर हो गया और उसके आंतरिक सटीक घटक टूट गए। दरवाजा खुल गया। जियांग लू लड़खड़ाते हुए अंदर आया और घोर अंधेरे में डूब गया, जहां वह अपने चेहरे के सामने अपना हाथ भी नहीं देख पा रहा था। गलियारे के दूसरे छोर पर आग से बचने के लिए बनी सीढ़ी के पीछे से काले सूट पहने दो हटे कट्टे आदमी निकले। वे लिन परिवार द्वारा रखे गए मार्शल आर्ट विशेषज्ञ थे, जिन्हें यहां सफाई करने का आदेश दिया गया था। तेज धमाके की आवाज सुनकर उनमें से एक ने क्रूर मुस्कान दिखाए। वह अंदर है। दूसरे ने सिर हिलाया, उसके लहजे में तिरस्कार साफ झलक रहा था। युवा मालिक सचमुच चतुर हैं, उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि यह निकम्मा आदमी बिना सिर वाली मक्खी की तरह इधर उधर भटकता रहेगा, और उन्होंने विशेष रूप से उसके लिए यहाँ एक अच्छी जगह तैयार कर रखी है। चलो चलते हैं, दरवाजा बंद कर दो। भोर होने से पहले ही वह इतना थक जाएगा कि कीचड़ में लोटपोट हो जाएगा। उनमें से एक व्यक्ति तेजी से आगे बढ़ा और राष्ट्रपति के स्वीट के दरवाजे पर पहुंचा, जिसे जबरदस्ती खोला गया था। बिना किसी संदेह के उसने अपनी जेब से एक विशेष प्रकार का काला इलेक्ट्रॉनिक कार्ड निकाला और उसे एक्सेस कंट्रोल सिस्टम पर स्वाइप किया। क्लिक करें। एक तीखी, धातु जैसी आपस में गुंथी हुई ध्वनि। राष्ट्रपति कक्ष की प्रवेश नियंत्रण प्रणाली बाहर से पूरी तरह से बंद थी, जिससे अंदर से इसे खोलने की कोई संभावना नहीं थी। जाल को पूरी तरह से अंजाम दिया गया था। हालांकि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह जाल वह भयावह स्थान था जहां याओ गुआंग संत को कैद किया गया था, और शिकार वह अराजक जानवर था जो संत के साथ एक ही कमरे में रहने वाला था।